A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, our one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। तो यार आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम में इंदस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सारे के सारे रिवर सिस्टम आते हैं। नाउ अब इन रिवर सिस्टम के बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपको किसी एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा, पर जब आप सीडीएस 2021 का पेपर देखोगे तो आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसी से हम जरा थोड़ी शुरुआत करते हैं। अब अगर शुरुआत करनी है तो हम जरा समझ लेते हैं कि हमारे जो रिवर सिस्टम होते हैं कितने टाइप के होते हैं। हमारे जो रिवर सिस्टम होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2 में अंतर क्या है? टाइप 1 होता है टाइम बेस पे और टाइप 2 जो होता है वो होता है फ्लो बेस पे। टाइम बेस पे क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझो। कुछ आपने नदियों के नाम सुने होंगे जो कि एंशिएंट टाइम में हमने सुने थे, जैसे गंगा। आपने सुना होगा कि हमारे महाभारत में गंगा का जिक्र था। ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे इंदस रिवर भी हमारे एंशिएंट टाइम में थी, ब्रह्मपुत्रा भी हमारे एंशिएंट टाइम में थी, सरस्वती नदी हमारे एंशिएंट टाइम में थी। तो वो एंशिएंट रिवर्स हैं। क्लियर है। दूसरी रिवर होती है फ्लो बेस पे। फ्लो बेस पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी है जो पहाड़ के बीच में से निकल रही है और एक नदी ऐसी है जो कि पहाड़ को चीर के निकल रही है, जैसे गोदावरी नदी। ठीक है ना। तो ऐसी नदियां होती हैं। अब हमें इसी में डिटेल में जाना है। हम पहले क्या करूंगा, मैं आपको अभी ना ये सारे टाइप्स पहले समझाऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट दूंगा, तो बहुत ध्यान सुनना है कैसे करना है। ठीक है। चलो अब सबसे पहले हमें इसके लिए डायग्राम चाहिए हुआ। आई एम श्योर ये आपके घर में आपने देखा हुआ होगा। नाउ अब मैं आपको इसमें आपको बिठा देता हूँ। ये आप है। ठीक है। वैसे आप इतना ऑकवर्ड महसूस मत करो। आई एम श्योर जब आप यहाँ पर बैठते होगे आपको सुकून ही मिलता होगा, अनटिल अनलेस आपको लूज मोशन ना हो रखे हो। ठीक है। लूज मोशन के बाद ही आपको जलन महसूस होती होगी, भैया पिछवाड़े पे कुछ लग रहा है हमारे, बट वैसे तो आपको सुकून ही महसूस होगा, आपका चेहरा ऐसे ही होता होगा। ठीक है। चलो अब जरा काम की बात करते हैं। सबसे पहले ना आप नोटिस करना, जो टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कौन से बेस पे? टाइम के बेस पे। उन सबके पीछे देखो एक वर्ड आ रखा है, सिक्वेंट 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 आ रखा होता है। अब इस सिक्वेंट वर्ड को ही समझना होता है। सिक्वेंट मतलब होता है टाइम। ठीक है। ये ऐसे कह लीजिए सिक्वेंस, ऐसा होता है मतलब इसका। अब इन सिक्वेंट का एक दूसरा मतलब होता है, वो होता है डिस्कॉर्डेंट। क्या नाम है उसका? डिस्कॉर्डेंट। याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ अब ये कह रहा है कि इन सिक्वेंट रिवर जो होती है वो कौन सी होती है, मैं समझना है। इन सिक्वेंट वो रिवर होती है कि वो पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, ये 3 नदियां हैं ऐसी, आपने नोटिस किया होगी पास्ट में भी इसका जिक्र हुआ है, प्रेजेंट में भी हुआ है। अब वो हमारी साइंस क्या कहती है? हमारी साइंस ये कहती है कि इन नदियों की खास बात होती है, चाहे ज्योग्राफी बदल जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, कोई लैंड फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, पर ये नदियां अपना जो कोर्स होती हैं वो चेंज नहीं करती। कहने का सेंस क्या है? मान लो एक नदी पॉइंट ए से निकली है और उसे पॉइंट बी जाना है, तो चाहे कुछ हो जाए ए टू बी वो जाएगी 110%। चाहे अर्थक्वेक बीच में कभी आ गया हो, ठीक है ना, चाहे आपकी लैंडस्लाइड हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, ठीक है, चाहे सूखा पड़ गया हो, ड्रॉट पड़ गया हो, पर उसने कभी अपना बहना नहीं छोड़ा। इसका मतलब होता है इनसिक्वेंट। क्लियर है। अब इनसिक्वेंट में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है सुपर इम्पोज्ड। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जगह पर आते हैं। ये नल है। अब इस नल से मैं कहता हूं पानी गिर रहा है, मैंने पानी गिरा, ठीक है ना, ये पाइप भूल जाओ, 2 मिनट के लिए पाइप है यहाँ पर, ठीक है। पानी गिरा तो पानी गिरने के बाद क्या होगा भाई? ये पानी गिरने के बाद इधर जाएगा, इधर जाने के बाद भैया ये खत्म, यहाँ पर गिर जाएगा। ऐसे ही होता है ना। मैंने कहा सर बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं कहता हूं अर्थक्वेक आ गया, लैंड की ना थोड़ी एलिवेट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के बाद जमीन अब ऊंची हो गई। ऊंची जमीन कैसे बनाऊं मैं? ये देखो, मान लो लैंड ऊंची हुई किसी कारण से, तो मैंने आपके सामने लैंड ऊंची कर दी है। अब लैंड मैंने आपके सामने कर तो दी, मैंने आपके सामने ऊंची, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लैंड ऊंची कर दी मैंने, अब ऊंची करने के बाद अगर मैं इसमें पानी गिरूं, ध्यान सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये मैंने गिरा पानी,
ये मैंने गिरा पानी, तो पानी क्या होगा, रपटेगा यहाँ पे, ऐसे कैसे रपटेगा, और रपटने के बाद ये यहां गिर जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो भैया वो ये कह रहा है कि एंटीसीडेंट में क्या होता है कि जमीन अगर थोड़ी उठ भी जाए तो रिवर के कोर्स में कोई अंतर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? रिवर जहां जानी है, जो उसका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जाना है, वो जाएगी जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। नाउ अब इसका एक और भाई होता है, उसका नाम है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। सुपर इम्पोज के अंदर क्या होता है कि जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो जरा, मान लो यहां से पानी गिरा, ठीक है, अब पानी क्या हो रहा है कि इधर धीरे धीरे खिसका 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 खिसका, पर लास्ट में इधर जाके गिरा, या मान लो इधर से घूमा 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 घूमा, फिर वापस इधर आके गिरा। तो भले ही इसका रास्ता पहले ऐसे था, ए टू बी ऐसे था, पर ये घूम के भी जा रही है तो भी ये ए टू बी ही जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? तो जब वो भले ही ऐसा हो जाए कि ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज भले ही हो गई है, पर उसने अपना पाथ कभी भी नहीं बदला हो, तो हम उसे कहते हैं इनसिक्वेंट। क्या कहते हैं? इनसिक्वेंट। अगला देखो होता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, अब एक बात बताओ, ये टॉयलेट है पूरा, आपको पता होगा टॉयलेट के अंदर ऐसा होता है कि ये इस तरह पानी किधर भी जाए पर गिरेगा लास्ट में इधर ही। तो ये क्या है, स्लोप। जो जमीन का स्लोप है वो इस तरह से है कि पानी इधर ही गिरेगा। करेक्ट है बात? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मान लो पहाड़ है, कोई पहाड़ से कोई नदी, मतलब थोड़ा पानी गिर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा पानी गिर रहा है, और ऐसा बहुत सारा पानी गिरे तो एक नदी नहीं बन जाएगी? तो अगर मान लो स्लोप है तो पानी नीचे आएगा ही आएगा। ये वाला कह रहा है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ये कहता है कि स्लोप है तो स्लोप के कारण नदी बन गई है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, स्लोप है, स्लोप के कारण नदी बन गई है, वही बात कह रहा है। ये देखो यहां पर देखो, ये देखो नदी क्यों बन गई है, क्योंकि स्लोप है, स्लोप के कारण नदी बन गई है। बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल आ रही है। आगे देखो, अगला है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट में क्या होता है, देखो सब्सिक्वेंट पैटर्न क्या होता है कि वो ना सॉइल को या रॉक को इरोड करता है। देखो इधर, इधर से पानी आ रहा था आराम से, पानी को इधर जाने की जगह नहीं मिली, तो उसने क्या करा, सॉइल को इरोड किया और वो नीचे आ गया। सॉइल को इरोड किया, नीचे आ गया। देखो, तो जब सॉइल को या रॉक को इरोड करके नीचे आता है तो हम उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण गोदावरी नदी है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है रेसिक्वेंट। रेसिक्वेंट में क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। रेसिक्वेंट में क्या होता है कि जैसे एक नदी है, मान लो गंगा है, ये गंगा यूं निकली हुई है। अब आप सभी को पता होगा गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। अब मान लो, मुझे पहले बताओ, खुद ही लॉजिक बताओ, ये ए वाली गंगा है और बी वाली आपकी यमुना है, बी वाली यमुना है, ए वाली गंगा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल, कि गंगा पहले ओरिजिन हुई या यमुना? आप कहोगे गंगा। पर अब एक बार नोटिस करोगे कि कुछ समय के लिए वो दोनों पैरेलल में चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, ठीक है ना। जब ऐसा कोई सिस्टम हो कि दोनों पैरेलल चल रही हैं पर एक का ओरिजिन पहले हुआ है और दूसरे का बाद में हुआ है, तो हम उसे कहते हैं रेसिक्वेंट। बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब जरा क्वेश्चन देखो जरा, ये जो एग्जाम में आया है, सबसे पहला सवाल ये है, इसने कहा कि जो इनसिक्वेंट होती है, इनसिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो नदी बहेगी बहेगी, चाहे पूरी अर्थक्वेक आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहेगी बहेगी। आंसर देखो कहां है। अब देखो सेकंड पॉइंट है, नो अपरेंट रीजन व्हाई इट फ्लो पाथ इट टेक। कुछ भी हो जाए वो वही पाथ से फॉलो करेगी, तो ए का हो गया 2। अब देखो कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर का मतलब क्या आता है कि स्लोप है, पहाड़ का स्लोप है से नीचे आ रही है वो, तो इसमें क्या होता है, व्हेन द कोर्स इज डिटरमाइंड बाय द ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड। तो देखो बी का 4 हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, सी का देखो, सी का, सी थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें है। सब्सिक्वेंट मतलब जब वो रॉक या सॉइल को इरोड करके निकले, ये वाला हो गया। और डी क्या था, डी होता है कि जब एक रिवर पहले से निकल रही हो और दूसरी थोड़ी देर बाद निकली हो पर पैरेलल निकल रही हो, तो ये थर्ड हो गया। ये है पूरा बात। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? हमने पढ़ा इनसिक्वेंट, हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंट, हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट और हमने पढ़ा रेसिक्वेंट। हमेशा फ्लो होता है, स्लोप होगा तो फ्लो होगा, सब्सिक्वेंट में सॉइल को इरोड करेगा, और रेसिक्वेंट में एक नदी पहले से निकल ली, उसके थोड़े बाद
दूसरी नदी निकल रही है, ये होता है रेसिक्वेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही सुंदर टॉपिक था, आई होप आपको मजा आया हो। अब अगले टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। अब आते हैं भैया हम दूसरे टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न पे। देखो अभी हमने टाइम वाला करा, अब टाइम के बाद करें फ्लो वाला। देखो अगर कोई नदी हमारी नसों की तरह, वेन्स जो होती है, वेन्स की तरह ऐसे दिखे या रूट्स की तरह दिखे तो उसे हम कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। सिंपल। अगर कोई नदी, एक नदी है, ध्यान सुनना, ये एक नदी है, ये भी एक नदी है, पर यहां पर क्या आ गया, एक पत्थर आ गया, बड़ा पत्थर या रॉक आ गया, माउंटेन आ गई, और इसकी वजह से थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी इधर चली गई, ठीक है। पर इसके बीच का जो एंगल है वो कितना बना, 90 डिग्री। सेम देखो यहां पर भी 90 डिग्री बनना है, सेम देखो ना यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, और देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनना है। तो जब कोई भी नदी कई हिस्सों में टूट जाए, कई हिस्सों में टूट जाए और 90 डिग्री का पैटर्न बनाए तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। दोबारा बोल रहा हूं, कोई एक नदी, वन रिवर ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद 90 डिग्री का पैटर्न बनाए तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न। वेरी गुड। अब एक होता है ये वाला पैटर्न, इसमें क्या होता है, रेडियल पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक माउंटेन है और इस माउंटेन से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो ऐसे कई नदियां निकल रही हैं तो हम उसे कहते हैं रेडियल पैटर्न। इंडिया में मोस्टली जो आपको मिलेंगी वो रेडियल पैटर्न मिलेंगी, ठीक है, ओरिजिन का, और आपको डेंड्रेटिक पैटर्न मिलेगा। ये आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इंडिया के, ठीक है। अब एक और होता है, इसका नाम होता है ट्रेलिस पैटर्न। क्या नाम है, ट्रेलिस पैटर्न। इसमें देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, डार्क डार्क कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो जरा। ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस वाले स्ट्रीम में देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एक नदी आके मिल रही है इधर, दूसरी मिल रही है, तीसरी मिल रही है, चौथी मिल रही है, पांचवी मिल रही है, छठी मिल रही है। तो होता इसमें भी 90 डिग्री है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बैठ रहा है, ठीक है। बट इसमें ना नदियां आकर मिल रही हैं और एक नदी बना रही है, वन रिवर बना रही है। और ऊपर वाले में क्या आता है कि वन रिवर ब्रेक हो रही थी। चले, बात समझ में आ गई ना? अब याद तक बात समझ में आ गई तो अब मैं थोड़ा डीप में जाता हूं। देखो हमारे यहाँ नदियों को दो बातों से कहा गया है, एक जो पूरे साल बहती है, जो पूरे साल बहती है उन्हें एक कहते हैं ईयरली, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है पेरिनियल। मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। ये भैया ये हमारी आ गई, हाँ हटवे, हाँ जी देखो। तो एक होती है जो ईयरली बहती है उसे हम कहते हैं पेरिनियल, और जो नॉन ईयरली बहती है, मतलब जब बारिश होगी, जब रेनी सीजन होगा तभी बहती है, तो हम उसे कहते हैं नॉन पेरिनियल। क्या कहते हैं, नॉन पेरिनियल। और इसका एक और टेक्निकल नेम है जिसका नाम है एफर्मल। क्या नाम है, एफर्मल। याद रखना बेटा, ये नाम आता है धीरे। नाउ अब यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। देखो नाले को भी ड्रेनेज कहते हैं, ध्यान सुना मेरी बात, नाले को भी ड्रेनेज कहते हैं और रिवर के बहने को भी ड्रेनेज कहते हैं। पहली बात तो ये बात समझ लो, नदियों का जो सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा सिस्टम है, सारी की सारी नदियां हैं, तो सारी की सारी नदियां जो हो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है? अब आता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी गंगा नदी आ रही है, ये आ रही है गंगा नदी, हाँ इधर गंगा नदी आ रही है, इसमें सारी नदियां आकर अपना पानी डाल रही हैं, तो वो एक तरह से क्या काम कर रही है, ड्रेनेज बेसिन, जहां पर आपका सारा पानी एक जगह आकर इकट्ठा हो रहा है, एक जगह मिल रहा है, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब जरा देखो वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड देखने के लिए तुम्हें ना ये वाला डायग्राम समझना पड़ेगा, ये वाला। यहां तक देखो, यहां पर कहां गया भाई, डायग्राम गायब हो गया क्या? वाटर डिवाइड का लाइन कहां गई? हाँ ये देखो वाटर डिवाइड। आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, 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 यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं एक ही जगह। क्या कह रहा हूँ, सारी ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं एक ही जगह। जब एक ही जगह सारी की सारी ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया, इसे हम कहेंगे रिवर सिस्टम या ड्रेनेज बेसिन सिस्टम, ठीक है ना। पर आप देखो कि इसके पार, इस लाइन के पार, ध्यान से देखना, इस लाइन के पार कोई और नदी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, इस लाइन के पार कोई और नदी नहीं है। तो जब ऐसा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड। तो एक तरह से ये जो वाटर डिवाइड होती है, जैसे वाटर शेड डिवाइड कहते हैं, इसे कहते क्यों है ये, क्योंकि ये एक तरह से एलओसी का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, एलओसी का, कि अब इसके पार दूसरा सिस्टम होगा। दोबारा बोल रहा हूं, इसके पार दूसरा रिवर सिस्टम होगा, इसे हम कहते हैं वाटर शेड डिवाइड। क्लियर है?
ओके, यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई है तो यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां तक की बात हो गई है तो हम थोड़ा ना रिवर का ना थोड़ा सिस्टम समझते हैं। देखो, रिवर के ना 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है यंग स्टेज। यंग स्टेज क्या होता है कि वो पहाड़ से निकल के आ रही है। देखो, पहाड़ से निकल के आ रही है, देखो, हाँ जी, पहाड़ से निकल के आ रही है, इसे हम कहते हैं यंग स्टेज। जब वो लैंड पे आ जाए तो हम उसे कहते हैं मैच्योर स्टेज। उसमें रिवर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है और वो ऐसे टर्न लेकर आती है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे टर्न लेकर आती है, ठीक है, ओके। फिर आती है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज वो होती है जब वो ओशन में जाके गिरती है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखो, जब हमारी नदी, भाई साहब यहां पर देखो, यंग स्टेज पे होती है तो वो ना एक वी शेप वैली से जाती है। देखो, पहाड़ों के बीच में से जाती है, नंबर 1। जब वो फीचर मतलब मैच्योर स्टेज में होती है तो वो एक चीज बनाती है, वो होती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। डायग्राम नहीं दिखा मेरे को, डायग्राम काम हो गया। ये देखो, ये लैंड है, ये है मैच्योर स्टेज की फोटो। मैच्योर स्टेज में आप देखोगे कि भैया ये ऐसे ऐसे बना रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जहां इस रिवर की कमर बन रही है, जहां इस रिवर की कमर बन रही है उसको हम कहते हैं मिएंडर। क्या कहते हैं? मिएंडर। और जमीन पे जो उसका निशान बन रहा है नदी के घूमने का, उसे हम कहते हैं मिएंडर स्कार। क्लियर है? अब क्या होता है, कई बार बहुत ध्यान सुनना, मान लो मैं कहूं पहले नदी ना बहुत पानी लेकर आती थी, नदी बहुत पानी लेकर आती थी, ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे कैसे चल रही, ध्यान से देखो जरा, इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है। नाउ अगर जब ये नदी इस तरह से चल रही है, बहुत पानी आ रहा है, सडनली पानी आना हो गया कम, तो पानी की धार कैसी हो गई? ऐसी। अब वो ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे, अब ऐसे करके ऐसे। तो यहां पर जो पानी था वो फंस गया। अब क्योंकि ये पानी फंस चुका है और ये शी शेप बना रहा है, क्या कह रहा हूं, शी शेप बना रहा है, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? अबे ऑक्स की स्पेलिंग कर दे रहा हूं मैं, ऑक्सबो लेक। बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ऑक्सबो लेक हमें समझ में आ रही है। ना एक बात और समझो, ऑक्सबो लेक कहते क्यों है? अगर आप एक सांड को देखो तो उसकी पीठ पे एक ऐसा ये कुबड़ सा निकला होता है और ये कुबड़ सेम है, तो इसलिए कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्लियर है? नाउ एक बात तो समझो, मान लो पानी बहुत तेजी से समुद्र का रिवर का ऐसे आ रहा है, टकरा रहा है, तो क्या ये मिट्टी उछाल के फेंकेगा? बिल्कुल फेंकेगा। एक मिट्टी का उभार यहां पर आएगा, तो हम इसे कहते हैं अंडरकट बैंक। क्या कहते हैं? अंडरकट बैंक। कहीं ना कहीं आपको इधर की साइड ना गहराई ज्यादा दिखेगी। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे टर्न मार रहा है, जब ऐसे टर्न मार रहा है, टर्न मारने के बाद पानी बाहर उछालेगा? सब बिल्कुल उछालेगा। तो पानी बाहर उछालेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी कीचड़ होगी, बिल्कुल कीचड़ होगी। जब कीचड़ हो जाए तो हम इसे कहते हैं बैक स्वैम्प। ठीक है? कीचड़ भी हो सकती है और दलदल भी हो सकता है। क्लियर है? इसे हम कहते हैं बैक स्वैम्प। ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, अब यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब जरा हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम जो करेंगे वो करेंगे, कहां गए भैया, हम करेंगे रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम इंडिया में हम करेंगे हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में हमारी स्टार्ट होगी पहले ब्रह्मपुत्रा से, फिर हम करेंगे गंगा, और गंगा के बाद करेंगे इंदस। क्लियर है? सो यार अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिवर में गंगा। देखो गंगा रिवर सिस्टम होता कैसे। देखो गंगा में हमारे पास 3 रिवर है, इंदस है हमारे पास, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। तो भैया पहले जो हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है, 3, 2, 1 गो। तो यार हम हिमालयन रिवर से सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली रिवर है हमारी गंगा। गंगा रिवर की बात करें तो यार गंगा हमारी कहाँ कहाँ से निकल रही है। देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद एक सिटी है वो झारखंड, फिर लास्ट में वेस्ट बंगाल, और एक कंट्री को कवर करा जाता है गंगा के द्वारा, बांग्लादेश। ये आपको याद होने चाहिए। दोबारा बोलता हूं, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हमारी इंडियन स्टेट है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा? बांग्लादेश। इतना रटा होना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा था झारखंड की। नॉर्मली बच्चे झारखंड को छोड़ देते हैं, इसमें सिर्फ एक ही शहर पास होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला शहर पहला प्रदेश जहां से हमारी गंगा नदी निकलती है वो है उत्तराखंड। अब मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। देखो ये डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको शायद समझ में आएगी मैं आपको क्या बात कहना चाहता हूँ। देखो 2 नदियां होती है, एक होती है भागीरथी और एक होती है अलकनंदा। दोनों नदियां जब मिलती हैं तब जाके इसके बाद क्या बनती है? गंगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब दोनों नदियां मिलती हैं तब बनती है गंगा। तो पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी को, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है अलकनंदा को।
जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आता है पहले भागीरथी पे। देखिए उत्तराखंड से निकलती है भागीरथी, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो है गोमुख। गोमुख से यू टर्न मारते हुए, क्या कह रहा हूं, गोमुख से यू टर्न मारते हुए ये नदी गंगोत्री पहुंचती है। और गंगोत्री पहुंचने के बाद यहाँ पर दो इसकी ट्रिब्यूटरी बैठती हैं, एक है केर गंगा और दूसरी पड़ती है जानवी गंगा। ठीक है ना, ठीक है, केद्र गंगा और दूसरी है जानवी गंगा। अब यहां से जैसी वो निकलती है, यहां से जैसी भागीरथी निकली, देखो तो उसकी पहली मुलाकात कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करने के बाद आपका ना एक नया जगह आती है, वो है झाला। झाला में यहाँ पर एक गंगा पड़ती है, सिया गंगा। क्या नाम है, सिया गंगा। तो हम दोबारा से देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पड़ी वो कौन सी थी, सबसे पहले था गोमुख। गोमुख से निकलती है क्या, भागीरथी ग्लेशियर, और सॉरी भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर से यहाँ से मारता है यू टर्न। यू टर्न मारने के बाद गंगोत्री ग्लेशियर पहुंचता है, वहां पर होती है दो ट्रिब्यूटरी, पहले का नाम है केद्र गंगा और दूसरे का नाम है जानवी गंगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसी वो आगे चलती है तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे आ जाती है। वो कौन सी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जैसे ही खत्म होता है, पार होता है, एग्जिट मारता है, तो दूसरी गंगा आती है सिया गंगा, जो कि झाला में जाकर भागीरथी रिवर से मिल जाती है। क्लियर है, बिल्कुल सही याद आ रही है बात। इससे आगे चलते हैं। जैसी वो भागीरथी आगे चलती है, सिया गंगा से मुलाकात कर चुकी होती है, तो उसकी मुलाकात होती है अस्सी गंगा से। क्लियर है, बिल्कुल। और वो मिलती है गंगोरी पे। हमने, आपको याद है हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था गंगोत्री, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, गंगोरी। क्लियर है, तो एक बार फिर से पूरे मैप को दोबारा देखते हैं, आपको याद आएगा, मेरे साथ से रिवाइज करेंगे। हाथ में अपने पेन ले लें। सबसे पहले यहां से निकलती गोमुख से, गोमुख से यहां से यू टर्न मारती, यहां पर आती गंगोत्री, गंगोत्री के पास आती है केदर, और ये आती है जानवी गंगा। जानवी गंगा जैसे यहां से पास आती है तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जैसे ही पास पार करते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका कौन सा, सही गंगा। सही गंगा के बाद यहां पर आ जाती है कौन सी, अस्सी गंगा। क्लियर है, ये इसका फॉर्मेशन अभी तक का है जो हम यहां पर अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जैसे ही ये यहां से पार होती है, ठीक है ना, अब यहां पर एक जगह आती है जिसके बारे में पहले बात करा था। याद आ रही है डायग्राम, नहीं याद आ रहा तुम देखो, याद है मैं कहा था भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी गंगा तब तक नहीं बनती जब तक वो अलकनंदा से ना मिल दे। तो अलकनंदा से मुलाकात करती है देवप्रयाग। क्लियर है, तो दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि जैसे ही वो अस्सी गंगा से मिलती है, क्या कह रहा हूं मैं, जैसी वो अस्सी गंगा से मिलती है, अब उसकी जो मुलाकात होती है वो होती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जो उससे ट्रिब्यूटरी मिलती है उसका नाम है अलकनंदा, और यहां से उसका नाम पड़ता है गंगा। क्या नाम पड़ता है, गंगा। अब अगर हमें समझना है कि गंगा कैसे बनी, तो हमें इसका सेकेंड हाफ देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ क्या था कि भागीरथी कैसे बनी, सेकेंड हाफ ये कि अलकनंदा कैसे बनी, वो और देखना पड़ेगा। अगर ये हमने देख लिया तभी हमारा पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि गंगा बनी कैसे। देखिए, अब जब हम अलकनंदा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे कि हमेशा ऐसे अलकनंदा ही कह देते हैं। सबसे पहले एक ग्लेशियर होता है सतोपन ग्लेशियर, नाम ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, सतोपन ग्लेशियर। सतोपन ग्लेशियर से रिवर निकलती है, और ये पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों के सारे सीधी सीधी चलती है, इन पहाड़ों के सारे सीधी सीधी चलती है, और यहां से मारती है 90 डिग्री एंगल। कितना, 90 डिग्री एंगल। अभी जो 90 डिग्री एंगल मारती है, यहां से ये नीचे तक आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। अब कैसे आती है देखें जरा, देखो सबसे पहले यहां पर एक जगह होती है, जगह का नाम था क्या, सतोपन ग्लेशियर। सतोपन ग्लेशियर में ये जो पहाड़ थे, ये जो पहाड़ थे ना, इस पहाड़ के पास कहते हैं नीति पास। क्या कहते हैं, नीति पास। पेन किंग बदलू क्या कहते हैं, नीति पास। ये देखो नीति पास, ठीक, नीति पास देखो यहां पर लिखा भी होगा नीति पास। तो सतोपन ग्लेशियर से निकली, सतोपन ग्लेशियर के बाद नीति पास, नीति पास से ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के इसकी मुलाकात होती है विष्णु गंगा से। किससे होती है, विष्णु गंगा से। अब अभी तक इसका नाम अलकनंदा पढ़ा नहीं था, ध्यान सुना बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ध्यान से देखो, देखो दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊं, ध्यान सुन लो। गंगा जो नदी बनती है वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से बनती है। हम अलकनंदा को पढ़ रहे हैं कि अलकनंदा कैसे मिलती है। क्लियर है, अभी तक हमने सिर्फ भागीरथी नदी को पढ़ा है। अब अलकनंदा में क्या होता है, सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ पर एक पास होता है जिसका नाम है नीति पास। नीति पास से नीचे आती है, वहां से मारती है 90 डिग्री और सीधे नीचे आती है।
जब ये नीचे आ रही होती है, जब ये नीचे आ रही होती है तो यहाँ पर एक गंगा होती है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा क्या होती है, इस धौली गंगा से मुलाकात करती है। दोबारा बोलता हूँ, विष्णु गंगा जो होती है इस धौली गंगा से मुलाकात करती है विष्णु प्रयाग से, और यहां से इस धौली गंगा का नाम पड़ता है अलकनंदा। क्लियर है, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब हमारे उसमें ना ज्योग्राफी में 5 प्रयागों की बड़ी वैल्यू है। 5 प्रयाग हमारे यहाँ बड़ी होली प्रयाग होते हैं। अब इन 5 प्रयाग की बड़ी वैल्यू है, समझो जरा। अब पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग, ये देखो तुम्हारे सामने लिखा भी है। जब विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, जगह का नाम विष्णु प्रयाग है। अब विष्णु प्रयाग से नीचे आती है, नीचे आते क्या होता है, सेकंड प्रयाग आता है, उसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है, नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग में क्या सीन होता है कि यहाँ पर एक नंदाकिनी रिवर होती है जो कि नंदा देवी सेंचुरी से निकल रही होती है। अब जो नंदा देवी सेंचुरी है उसमें क्या सीन होता है कि उसमें एक नंदा कुडनी नाम का एक पहाड़ होता है जिसकी करीबन हाइट होती है 6300 मीटर। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। नंदा घुटनी से क्या निकलती है, नंदाकिनी, और ये मुलाकात कहाँ करती है, नंद प्रयाग में। तो हमने 2 प्रयाग पढ़ लिए, पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग और दूसरा प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बिल्कुल सर मक्खन की तरह समझ में आ रही। अगर तुम्हें यहां तक बात समझ में आ रही तो एक तीसरी बात समझो जरा। हमारा विष्णु प्रयाग हो गया, हमारा नंद प्रयाग हो गया, अब आता तीसरा प्रयाग, वो होता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग में जो नदी आके मिलती है वो है पिंडर, ठीक है, और वो निकलती है पिंडारी से। आई एम श्योर आपने सलमान खान की अगर मूवी वीर देखी है तो उसमें वो एक पिंडारी ट्राइब होता है, तो वही एक ट्राइब है इस तरह से मिलते हुए पिंडारी ग्लेशियर, और पिंडारी ग्लेशियर से ये इसका नाम पड़ता है पिंडार गंगा, और लास्ट में कर्ण प्रयाग से मिलती है। तो अभी तक हमने 3 प्रयाग पढ़ लिए। पहला प्रयाग कौन सा पड़ा, विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, और तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। क्लियर है, चलो यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आता है चौथा प्रयाग। चौथा प्रयाग कहा जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग की, रुद्र की यहां से जो रिवर मिलती है यहाँ पर वो है मंदाकिनी। याद कर लो कि रुद्र में कौन सी मिलती है रिवर, मंदाकिनी। ये अगर आप ध्यान से देखो, ये दूसरी ऐसी रिवर है जिसका नाम उसके प्रयाग पे नहीं रखा गया। पहला था पिंडर गंगा, पिंडर गंगा का प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, और यहाँ पर जो रुद्र प्रयाग है उसकी नदी का नाम है मंदाकिनी। क्लियर है, बिल्कुल से यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, जब ये 4 प्रयाग कंप्लीट हो चुके होते हैं, पहला प्रयाग क्या था, विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग क्या था, याद ही नहीं आ रहा हो तुम्हें, नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग क्या था, कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग क्या था, चौथा प्रयाग क्या था बेटा, चौथे प्रयाग का नाम क्या था, चौथे प्रयाग का नाम था क्या नाम क्या, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और लास्ट प्रयाग का नाम होता है देव प्रयाग, जहां पर भागीरथी इससे आके मिलती है। यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ये देव प्रयाग में ऐसे मिलती है, कुछ इस तरह से मिलती है। ये आ रही है आपकी भागीरथी, या मैं कहूं सॉरी, हाँ भागीरथी, और यहां से आ रही है आपकी अलकनंदा। यहां तक की बात हुई। यहां से हम आगे चलते हैं। तो हमने भैया कौन कौन से प्रयाग पढ़े, हमने पहला ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, तीसरा ये पढ़ा, चौथा ये पढ़ा, पांचवा ये पढ़ा। क्लियर है, ओके। अब जैसे ही आप देव प्रयाग से निकलते हो, देव प्रयाग से निकलने के बाद एक रिवर होती है जिसका नाम है नयार रिवर। बड़ी छोटी सी रिवर है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। नयार रिवर देव प्रयाग पे आके गंगा से मिल जाती है। अब इसका नाम गंगा है, आपको याद होगा मैंने बताया था, हाँ जी गंगा है। अब देव प्रयाग से जब मिलती है तो अब कहानी बदल जाती है। देव प्रयाग से निकलने के बाद इसका आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक रिवर है सोंग रिवर। सोंग रिवर को ना एक बहुत ही फेमस लाइन कही गई है कि जो सोंग रिवर है उसे मिरेकुलस रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिरेकुलस रिवर। मिरेकुलस रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो देहरादून की जो सॉइल है उसे फर्टाइल बनाती है, ये इसकी खास बात है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सब। इसके बाद जैसे ही आप ऋषिकेश से निकलते हो तो आपका पड़ता है हरिद्वार। क्लियर है, बिल्कुल सा समझ में आ रहा है। अब यहां से आती है भाई सोंग रिवर। देखो सोंग रिवर जो होती है ना, ये जो सोंग रिवर है जहां ऋषिकेश एकदम एंड हो रहा है, दोबारा बोल रहा हूं, जहां ऋषिकेश एंड हो रहा है और हरिद्वार स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर सोंग रिवर आती है। अब सोंग रिवर के ऊपर ना एक ना शहर और है जिसका नाम है देहरादून। इसका नाम है देहरादून। अब देखो देहरादून जो है ना, देहरादून में सोंग रिवर को कहा जाता है मिरेकुलस रिवर। इसका रीजन ये है कि ये ना सोंग रिवर को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बना देती है। ठीक है ना, मैं आई थिंक गलत बोल गया हूं, दोबारा बोलता हूं। जो सोंग रिवर है देहरादून को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देती है, इसलिए उसे मिरेकुलस रिवर बोला जाता है। ये इसका कारण है। जैसे ही आप यहां से ऋषिकेश में आप जा रहे हो नीचे की तरफ, हरिद्वार में एंटर मारते हो, उससे पहले ऋषिकेश में एक और नदी पड़ती है छोटी सी, चंद्रभागा,
बहुत छोटी नदी है। ये एक्चुअली आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक चंद्रभागा रिवर है, और जो महाराष्ट्र की चंद्रभागा रिवर है वो इस वाले नाम से बहुत मैच करती है। और ये न्यूज में इसलिए बनी थी क्योंकि जो चंद्रभागा रिवर है ये न्यूज में बनने लगी थी। इसका कारण ये था कि जो चंद्रभागा रिवर है, कहाँ गए भैया चंद्रभागा रिवर, हाँ, ये ना पॉल्यूट होने लगी थी, और ये अपनी जो पार्लियामेंट है वहां पर भी डिस्कस होने लगी थी, इसलिए चंद्रभागा न्यूज में इसलिए आई थी। याद रखना, चंद्रभागा रिवर जब ऋषिकेश स्टार्ट होता है तब आती है, और इससे पहले वाली जो रिवर है सोंग रिवर जब ऋषिकेश खत्म होता है तब एंट्री होती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब यहाँ से बात खत्म हुई है तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश जैसे ही खत्म होता है, हरिद्वार एंटर हम मारते हैं, तो यहाँ पर एंटर मारते वक्त आपका क्या होता है, हरिद्वार के अंदर आपकी गंगा फुल पेस में होती है, एकदम बहुत तेज बहाव होता है। अगर आप हरिद्वार में अगर पानी में अगर यहाँ पर गंगा में गिर गए ना तो भैया बह के ही जाओ, ठीक है। अब जब यहाँ पर बह के आप आगे पहुंचते हो तो एक समय ऐसा आता है जब गंगा ना अपने प्लेन एरिया में आ जाती है। मतलब अभी तक जो चल रहा है माउंटेन्स में चल रहा है, माउंटेन से जब प्लेन में आती है तो एक जगह का नाम है हरकीपुरी, ठीक है। हरकीपुरी में आते ही ये माउंटेन्स को छोड़ देती है, और वहां पर एक बैरेज बना हुआ है जिसका नाम है भीमगोड़ा बैरेज, ठीक है ना। अब जैसे ही भीमगोड़ा बैरेज को छोड़ती है तो इसमें कैनाल और बना दी गई है जो यहाँ पर रुड़की की तरफ डाइवर्ट कर दी गई है, जो रुड़की की लाइफ लाइन है जहां से रुड़की को मिलता है पानी। अगर रुड़की के पास से ये कैनाल हटा दो तो भैया यहाँ पर किसी भी हालत में रुड़की को पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भीमगोड़ा ब्रिज हो गया, हरकीपौड़ी हो गया। अब यहाँ से मतलब नीचे चलता है। नीचे चलने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश को छोड़ते हो तो हरिद्वार ऋषिकेश छोड़ते ही अब आ जाता है यूपी। यूपी में आते ही ना इस रिवर की डायरेक्शन बदल जाती है। जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ऐसा होता है, ये नदी आपको कुछ ऐसी दिखती है, देखो यहां से आ रही है ऐसे, और इसके बाद हो गई इस वे में टर्न। बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल समझ में आ रही है। अब जब ये टर्न हो गई है तो किस डायरेक्शन में टर्न हुई है पूछा जाता है। ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। देखो जरा ध्यान से, देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल। तो जब पहले आ रही थी, पहले डायरेक्शन थी साउथ, अब डायरेक्शन हो गई इसकी साउथ ईस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली गई है। नाउ पहला जो यहाँ पर सिटी पड़ता है वो है बिजनौर। बिजनौर के बाद यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज बनाती है, सॉरी ब्रिज कह रहा हूं, बैरेज बनाती है, इसका नाम है चौधरी चरण सिंह बैरेज। क्लियर है? और यहां से एक कैनाल निकलती है, इसका नाम है मध्य गंगा कैनाल। अब अगर मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर टोटल 3 कैनाल निकलती है। पहली कैनाल है अपर गंगा कैनाल, ये देखो जो उत्तराखंड में रुड़की की तरफ से होकर चल रही है। दूसरी कैनाल है यहाँ पर आपकी मध्य गंगा कैनाल, जो कि बिजनौर के साइड से जो अपना चौधरी चरण सिंह बैरेज है वहां से निकल रही है। अब जैसे ही इसको पार करके चलती है तो एक जगह आती है नरोरा, वहां से तीसरी कैनाल निकलती है, इसका नाम है लोअर गंगा कैनाल। एक बार फिर से देखेंगे, 3 आपकी कैनाल निकलनी है, बहुत ध्यान सुनिए। पहली है अपर गंगा कैनाल जो कि रुड़की में जा रही है, दूसरी है आपकी मध्य गंगा कैनाल जो आपकी बिजनौर से चौधरी चरण सिंह बैरेज से निकल रही है, और तीसरी है आपकी नरोरा जो कि लोअर गंगा कैनाल से निकल रही है। क्लियर है? सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लू कलर दिख रहा है, ये है भैया आपका बिजनौर। बिजनौर के बाद आपके बड़े शहर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनौर आया। बिजनौर से जब गंगा पास हो रही होती है तो ये मेरठ से पास होती है। मेरठ से पास होने के बाद ये आती है यहाँ पर नीचे, क्या नाम है, बुलंदशहर। ये देखो यहाँ ये बुलंदशहर से पास होती है। बुलंदशहर से पास होने के बाद ये आती है बड़े शहर फर्रुखाबाद और कन्नौज पे। कहाँ पे? फर्रुखाबाद और कन्नौज। नाउ अब जरा फर्रुखाबाद और कन्नौज पे जैसी वो एंटर मार के चलती है तो यहाँ पर आपका एक और क्या आता है, वो है कानपुर, और कानपुर के बाद बैठता है फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद बैठता है प्रयागराज। बात क्लियर है? जरा देखो, देखो यहाँ पर देखो फर्रुखाबाद, देखो यहाँ पर फर्रुखाबाद, दूसरा नाम क्या है कन्नौज, फिर कानपुर, फिर फतेहपुर। क्लियर है? दोबारा देखिए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर। अब ये जो 4 चीजें हैं ये सिटी आपको याद होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो पहला वाला सिटी था फर्रुखाबाद, जैसे हम कह रहे हैं FKKF, ध्यान रखना, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और फतेहपुर। अब इसमें जो पहला वाला फर्रुखाबाद है वहीं पर उसी के पास से रामगंगा निकलती है और कन्नौज में जाके गिर जाती है। ध्यान से देखो, ये आपकी पहली ट्रिब्यूटरी बात कर रहा हूं मैं यूपी के अंदर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ,
एक बार फिर से देखिए, बिजनौर से निकलती है, बिजनौर के बाद बड़ा शहर है मेरठ, मेरठ के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आपका क्या आ गया, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद आपका आता है कानपुर, और कानपुर के बाद आता है आपका फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद आता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां से यमुना की मुलाकात होती है, ध्यान रखिए। कहाँ, कौन सी जगह वो, जहां यमुना की मुलाकात होती है वो जगह है। क्लियर है, बिल्कुल से बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही प्रयागराज से आप बाहर जाते हैं तो मिर्जापुर आपने देखा होगा, मिर्जापुर से क्रॉस होती है, वहां से आती है वाराणसी, वाराणसी के बाद आता है गाजीपुर। क्लियर है, दोबारा देखते हैं, देखा यहाँ पर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, और यहाँ पर आता है फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर। क्लियर है, गाजीपुर ना आखिरी आपका जो है शहर है, ध्यान से देखिए, आखिरी सिटी है यूपी के अंदर जहां पर गंगा आखिरी बार होती है, उसके बाद ये एंटर कर जाती है बिहार। पर याद रखो जो आपका ये वाली जो जगह है, क्या नाम है, गाजीपुर, गाजीपुर में एक गंगा के अंदर एक ट्रिब्यूटरी आके गिरती है, देखो ये रही, उसका नाम है गोमती रिवर। क्या नाम है, गोमती रिवर। और ये बहुत ही एक लेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है फुलार लेक, वहां से ओरिजिनेट होती है ये। क्या नाम है, फुलार लेक। ठीक, यहां तक की बात होगी। अब यहां से अगर हम इतनी बात कर चुके हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। सो भैया यहाँ पर आता है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद यहाँ पर लास्ट जो शहर पड़ता है वो है बलिया। अब बलिया में जैसे ही यूपी में खत्म होती है नदी, ध्यान सुनो मेरी बात, यहां से जैसे खत्म होती है तो यहाँ पर एक छोटा शहर पड़ता है बक्सर। बक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता। जब ब्रिटिशर्स आए थे, इंग्लिश आए थे, तो यहाँ की लड़ाई जीतने के बाद ही उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर ही आप ध्यान देना, एक और यहाँ पर नदी पड़ रही है, यहाँ पर है कर्मनासा। कर्मनासा नदी यहाँ पर बक्सर में जाके गंगा से मिल जाती है। तो अगर आपको ध्यान आ रही है तो अभी तक हमने 2-3 रिवर पढ़ी है। पहली थी रामगंगा, रामगंगा के बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर थी गोमती रिवर, और गोमती रिवर के बाद बिहार में जो पहली एंटर करते ही पड़ रही है वो है कर्मनासा रिवर। ठीक है, और वो निकलती कैमूर रेंज से, ही आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ही आप कैमूर रेंज से आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है सरान, सरान से निकलती है घाघरा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, घाघरा, और घाघरा में एक ये जो निकलती है इसका नाम है मापचुंगा ग्लेशियर। ठीक है ना, अगर नाम याद नहीं हो रहा तो याद रखो इसके नाम के आगे लिखा हुआ है मैप, मैप ग्लेशियर, ऐसे याद कर लो। मुझे भी पूरे नाम याद नहीं, मुझे भी हिंट से याद है, तो मैप ग्लेशियर याद करो। तो मैप ग्लेशियर से निकल है घाघरा। तो घाघरा चोरी करके घाघरा चोरी करके भागी एक औरत, याद रखना कहां से, मैप। क्लियर है, मैप ग्लेशियर से घाघरा चोरी करके भागी है, घाघरा अपने उठा के भागी है यहाँ पर एक औरत। ठीक है, और जगह का नाम है सरान। ठीक, अब जो सरान जो जगह पड़ती है वो पटना के एकदम आउटस्कर्ट में पड़ती है, ध्यान सुना, पटना के आउटस्कर्ट में पड़ती है, यहाँ पर पड़ता है सरान ना। जैसे ही आप यहाँ से एंटर मारते हो तो यहाँ पर एक और रिवर ना इसके जस्ट बगल में, घाघरा के जस्ट बगल में पड़ती है, वो है सोन रिवर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये भी आउटस्कर्ट ऑफ पुणे में है, पुणे कह रहा हूँ, पटना में है। ठीक है, अब पटना के इस आउटस्कर्ट में जैसे हम एंटर मारते हैं तो पड़ता है पुनपुन, एकदम पटना के एकदम सेंटर में। तो दोबारा देखिए, यहाँ पर पड़ रहा है घाघरा, यहां से पड़ता है आपका सोन, और सोन के बाद पड़ता है पुनपुन, और पुनपुन से आगे आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहीं पर आपका पड़ता है शहर के बाहर में हाजीपुर में गंडक। ठीक है ना, गंडक या नारायणी के नाम से बड़ा फेमस है। क्लियर है नाउ। अब जैसे ही यहां से हम खत्म करके चलते हैं तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर पड़ता है बिहार के आखिर में, उसका नाम है काथियार। काथियार में एक रिवर आके गिरती है जिसका नाम है कोसी रिवर। क्या नाम है, कोसी रिवर। और इसे सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी पानी भर जाता है मॉनसून टाइम में कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो काठियार रिवर आप याद रखिएगा, सौर ऑफ बिहार के नाम से भी बड़ी फेमस है। क्लियर है, एक बार फिर से देखते हैं। तो भैया यहाँ पर जैसे बिहार में एंटर करती है तो शहर का नाम होता है बक्सर, बक्सर के बाद आती है सरान में, सरान के बाद ही आगे जाती है तो यहाँ पर एक नदी और आती है जिसका नाम है सोन रिवर, सोन रिवर के बाद यहाँ पर आती है पुनपुन, पुनपुन के तुरंत बाद यहाँ पर जो आती है वो आपकी हाजीपुर, और हाजीपुर के तुरंत बाद यहाँ पर आ जाता है आपका दूसरा शहर जिसका नाम है काथियार, और काथियार में जो रिवर आके गिरती है वो है कोसी रिवर, जो कि आखिरी शहर है, याद रखना काथियार, कहाँ का, बिहार का। अब मेरे लिए आपके लिए एक सवाल है, आप क्या अगर बता सकें यूपी का आखिरी शहर कौन सा था, बताओ 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 बताओ, यूपी का आखिरी शहर कौन सा था, वो था भैया बलिया। याद रखिएगा, यूपी का आखिरी शहर था बलिया, और यहाँ पर पहला शहर जो था बिहार का वो कौन सा है, बक्सर।
क्लियर है, ये बात आप एकदम याद रखिए। चलिए यहां तक की बात हो गई है। अब यहां से जरा हम आगे चलते जरा। अब यहां से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि अब हमारे झारखंड में, जैसे हमने झारखंड में एंटर किया तो यहाँ पर है साहिबगंज। क्या नाम है? साहिबगंज, जो कि एकमात्र शहर है पूरे झारखंड का जहां से नदी गंगा निकलती है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल एक बात क्लियर है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो अब आना पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पहला जो शहर है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये जो पहला शहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पर मालदा। मालदा से निकलते ही ये पड़ती है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के बाद ना इसकी कहानी एकदम बदल जाती है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मुर्शिदाबाद से एक जाती है वेस्ट बंगाल में इसकी स्ट्रीम, और एक जाती है बांग्लादेश में स्ट्रीम। जब ये मुर्शिदाबाद से जाती है तो यहाँ पर एक डैम बना रखा है इंडिया ने, जिसका नाम है फरक्का डैम। इसको पास करके बांग्लादेश में घुसती है हमारी कौन सी? गंगा नदी। अब जैसे ही ये अंदर घुसती है तो इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पर पद्मा। क्लियर है? पद्मा रिवर पड़ जाता है कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर इंडिया में इसका नाम पड़ता है हुगली। कई स्पेलिंग है इसकी, ये भी एक स्पेलिंग है और ये भी एक स्पेलिंग है, हुगली, याद रखेंगे। तो ये पद्मा रिवर यहाँ पर चल जाती है। पर हम इंडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंडिया में क्या होता है, ये हुगली रिवर जो है उसमें ना आगे जैसे आप जाते हो तो उसमें मेन पहले पड़ता है कोलकाता, हावड़ा, डायमंड हार्बर और हल्दिया। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं जो यहां पर आपके वेस्ट बंगाल में आपको याद करना है। कोलकाता, हावड़ा, डायमंड हार्बर एंड हल्दिया। अब एक बात याद रखना, बहुत ध्यान सुनना। ऐसा होता है कि ये आपकी जो हुगली रिवर है, इस हुगली रिवर के अंदर दामोदर रिवर भी आके गिर रही होती है। दिख रहा है आपको? ये दामोदर रिवर भी गिर रही होती है, ठीक है। और एक और नाम है रूपनारायण रिवर, रूपनारायण। अब ये दोनों ये दोनों इसमें एक साथ गिर रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी लास्ट डेस्टिनेशन पड़ती है गंगा सागर, और गंगा सागर के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये इसकी लास्ट डेस्टिनेशन है। एक बार पूरा वेस्ट बंगाल देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, आपको भी थोड़ी थकान हो रही होगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पर आपका है पहले मालदा, वेस्ट बंगाल में एंटर करते ही, उसके बाद आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है फरक्का डैम। देखो फरक्का डैम आ गया। फरक्का डैम से पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाते जाते क्या पड़ता है? हुगली। क्लियर है? अब हुगली से जरा हम आगे चल बढ़ते हैं तो हुगली के बाद पड़ता है आपका, अच्छा एक सेकंड, हुगली रिवर का नाम है, सॉरी हुगली रिवर का नाम है, मैं थोड़े रिविजन में थोड़ा तेज हो गया। तो हुगली रिवर, इसका नाम क्या बदलता है? हुगली रिवर नाम बदल जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा रिवर। ठीक है, चलिए अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसमें पड़ता है कोलकाता। कोलकाता के साथ इसमें एक और पड़ता है हावड़ा, हावड़ा के बाद डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के बाद हल्दिया, और इसमें दामोदर रिवर आकर इस गंगा में, जिसका नाम अभी हम हुगली बोल रहे थे, वो आके गिरती है, प्लस रूपनारायण निकलती है, रूपनारायण इसमें गिरती है, सॉरी। और गिरने के बाद लास्ट में गंगा सागर डेस्टिनेशन पड़ती है, जहां के बाद ये पूरी की पूरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। क्लियर है? नाउ अब हम जरा बात समझते हैं पद्मा का। देखो पद्मा जो रिवर है इसका नाम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो गंगा है हमारी, इस गंगा का नाम पड़ा है पद्मा। क्लियर है? ये हमारी गंगा थी, यानी गंगा थी, गंगा बांग्लादेश में क्या हो गई? पद्मा। अब इस पद्मा का नाम पड़ने का एक कारण और है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम बांग्लादेश में हो जाता है जमुना रिवर। जमुना रिवर इसमें आके गिर जाती है, इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है पद्मा रिवर। और लास्ट में ये जो नदी है पद्मा रिवर, ठीक है, मेघना रिवर के साथ मिलके ये फाइनली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये यहाँ पर समुद्र में गिर जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर ना एक आपको ने एक चीज दिख रही होगी, ये ऐसे लाइनें दिख रही हो। देखो जब नदी इस तरह से लाइनें बनाकर पानी में गिरती है तब उसे कहते हैं डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यहीं पर है। ठीक है, ये भी आपको बात होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, ओके, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई अब हम आ जाते हैं यमुना रिवर के अंदर। यमुना रिवर के अंदर क्या सीन है भैया? यमुना रिवर ना एक तरह से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये एग्जाम में ज्यादा कुछ खास पूछी नहीं जाती। एक्चुअली इस यमुना के अंदर जो ट्रिब्यूटरी है वो ज्यादा पूछी जाती है। चलो फिर भी हम जरा बात करते हैं यमुना के बारे में। बात करें तो यमुना जो जाके मिलती है यहाँ पर, वो मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, जिसे हम आज की तारीख में प्रयागराज भी कहते हैं। नाउ इसकी टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी उत्तर प्रदेश से निकलते हुए, हरियाणा क्रॉस करते हुए, दिल्ली क्रॉस करते हुए ये आती है। ठीक है,
अब इस नदी के बारे में बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी हाइट करीबन 6300 मीटर के आसपास है। और जब इस ग्लेशियर से निकलती है तो ये एक रेंज पड़ती है यहाँ पर, मसूरी रेंज, वहां से बेसिकली निकलती है। ठीक है, अभी एक्चुअली मसूरी रेंज है कहाँ पर, देखो जरा, उत्तराखंड में। क्लियर है। अब उत्तराखंड में मसूरी रेंज से जब ये निकल रही है तो इसकी जर्नी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हिस्सों में बांट दिया है। और 5 हिस्सों में अगर हम बांट रहे हैं तो पहला जो हिस्सा है वो है हिमालयन सेगमेंट का। क्या नाम है? हिमालयन सेगमेंट, मतलब जो हिमालय से निकलती है। देखो जरा, उत्तराखंड से जब निकल रही तब वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला रीजन आप देखोगे वो है अपर सेगमेंट, जब ये एंटर मार रही है प्लेन वाले एरिया में। देखो, ये प्लेन वाले एरिया में एंटर मार रही। फिर दूसरा, ये तीसरा वाला जो सेगमेंट आता है ये आता है दिल्ली वाला रीजन, जब ये इंडस्ट्रियल एरिया में कूद रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में कूद रही है यूट्रोफिकेटेड सेगमेंट में या दिल्ली सेगमेंट में। ठीक है ना, इस दिल्ली सेगमेंट का तो दिल्ली हो गया, पर ये यूट्रोफिकेटेड सेगमेंट मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट, जहां पर इंडस्ट्री आ जाती है। और लास्ट वाला पार्ट ये वो हो गया जहां पर ये प्रयागराज में जाकर मिल रही है, उसे कहते हैं डाइल्यूटेड सेगमेंट, कि नदी डाइल्यूट हो रही है। ठीक है ना। नाउ इसके बाद यहां से हम थोड़ा आगे चलें तो थोड़ा हम समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो, जैसे ही ये नदी 172 किलोमीटर पार करती है, उत्तराखंड को एकदम खत्म करने वाली होती है, वहां पर ताजे वाला बैरेज पड़ता है। ठीक है, और इस ताजे वाला बैरेज के बाद दूसरा एक और बैरेज पड़ता है जिसका नाम है वजीराबाद बैरेज। बैरेज मतलब क्या होता है? एक तरह से फाटक, पानी का फाटक, कि पानी को यहाँ पर रोक सकते हैं, ये वाला फाटक। ठीक है, अब ये वाला जो वजीराबाद बैरेज पड़ता है ये पड़ता है दिल्ली सेगमेंट में, और इसी वाले बैरेज से आपको अभी पता लगेगा यहाँ से पानी पिया जाता है। देखो जरा, ये वजीराबाद बैरेज है और यहाँ पर एक छोटा सा बैरेज और है, ओखला बैरेज। यहाँ पर ही 22 किलोमीटर में दिल्ली वाले इस पानी को इस्तेमाल करते हैं और इसी से पानी पीते हैं। नाउ, ओखला बैरेज को बनाने का कारण यह था जिससे आगरा में पानी भेजा जा सके। ठीक है, अब यहां से आगरा में पहुंची। आगरा से पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या सीन होता है कि ये नोएडा के अंदर, ध्यान सुनो, थोड़ा सा छूते हुए नोएडा को भी पानी भेजती है, जिस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है साहिबाबाद। ठीक है, वहां पर भी पानी भेजती है और ये आगरा को भेजती है। ये बात आपको समझ में आ गया। और यहीं पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला वाटर होता है वो यहीं आके मिल जाता है। तो आपकी जो नदी सबसे ज्यादा काली होती है वो यहीं से होनी शुरू हो जाती है। ठीक, अब यहां से हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी नदी में अब इसकी सबसे पहली बात करूं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होती है उसका नाम है हिंडन रिवर। क्या नाम है? राइट, सॉरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होती है वो है हिंडन रिवर। हिंडन रिवर से हम थोड़ा सा पहले चलें, देखो हिंडन रिवर ये है, इससे पहले चलें तो आपको ना 3 नदियां दिखेंगी। एक है गिरी, उसके ऊपर टोन, और इसके इधर पे हनुमान गंगा। क्या नाम है? हनुमान गंगा। ठीक है, यहाँ पर एक और नदी और होती है, उसका नाम है ऋषि गंगा। तो ये बड़ी अजीब बात होती है, जो बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि गंगा यहाँ गिर रही है? देखिए, ये एक्चुअल गंगा नहीं है, ये हनुमान गंगा नाम है इसका। ठीक है, और दूसरा नाम है ऋषि गंगा यहाँ पर। क्लियर है, ये ऋषि गंगा हो गई, हनुमान गंगा भी होती है। यहाँ पर लिखी नहीं है ऋषि, मैं लिख दे रहा हूँ ऋषि गंगा। और इसके राइट हैंड साइड पे जो पड़ेगी टोन रिवर और गिरी। तो आपने यहाँ पर 4 ट्रिब्यूटरी पड़ी है, देखिए जरा। पहली यहाँ पर आ गई हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, टोन रिवर और गिरी रिवर, और लास्ट में आ गई हिंडन। अब ये वाली थी सारी की सारी वो नदियां जो कि ना उत्तराखंड में है, और ये वाली जो हिंडन रिवर है ये यूपी में आ जाती है। अब जरा यूपी वाली इस नदी की कहानी जरा समझो जरा। चलो एक एक करके चलते हैं, खाली हिंडन की सबकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से जरा एक बात और करते हैं। यहां से आपकी जो हनुमान गंगा, ऋषि गंगा आ गई, गिरी भी आ गई, और यहाँ पर आपकी कौन सी आ गई थी? आपकी टोन रिवर भी आ गई थी। तो पीछे टोन है, चुप गई है। ठीक है, अब इसके बाद एक नदी आती है, छोटी सी आती है हिंडन से पहले, वो है साबी नदी। ठीक है, और इसके बाद एक बहुत बड़ी नदी आती है, वो है चंबल, फिर बेटवा, फिर केन। क्लियर है? नाउ अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यहां से आपकी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। देखो, टोन रिवर बड़ी कमाल की रिवर है। देखो, यहां से तो यमुना ओरिजिन हो रही है, और पूरे घूम के उत्तराखंड से, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जो आर्मी वालों के लिए बड़ा जाना जाता है, वहां से एकदम घूम के यहाँ पर टोन रिवर आ रही है। उसके बाद अगर आप देखो, गिरी जो नदी है वो एक जगह है ओकताई हिल, वहां से ओरिजिनेट होकर आ रही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत वाले इलाके को, गाजियाबाद को चीरते हुए यहाँ पर ये ग्रेटर नोएडा के पास जाकर यहाँ पर हिंडन रिवर जाके गिरती है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से देख लीजिए। तो पहले हमने जो बात की थी, हमने बात की टोन रिवर के ओरिजिन की, फिर हमने बात की गिरी वाली नदी की, और उसके बाद हमने बात करी है हिंडन वाले की। हमने बात नहीं करी है हनुमान गंगा की और ऋषि गंगा की। रीजन क्या है? बहुत छोटी नदियां हैं, और ना ही हमने साबी की बात की, बहुत छोटी नदियां हैं, बस पता होनी चाहिए होती हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अब यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको ना मालवा प्लेट्यू दिखेगा।
और मालवा प्लेट्यू से आपको एक नदी निकलती हुई दिखेगी, सिंध। अब मालवा प्लेट्यू है कहां पर, जरा देखते जरा। मालवा प्लेट्यू आपको यूपी में प्लस मध्य प्रदेश में, दोनों में जाके मिलेगा। क्लियर है? और वहां से आपको सिंध नदी निकलती हुई दिखेगी। क्लियर है? बिल्कुल सर, सिंध नदी, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिंध नदी चंबल रिवर के जस्ट बाद में है, चंबल रिवर के जस्ट बाद में। तो जरा इसको करेक्ट करते हैं, मैं आपको देखिए जरा। तो यहां पर आपको सिंध नदी दिखेगी, सिंध। यहां पर आती है सिंध नदी, याद रखना इस बात को, यहां पर आती है सिंध नदी, गड़बड़ मत करना, ठीक है? पहले चंबल आ गई, फिर सिंध आ गई, फिर बेटवा आ गई। क्लियर है? चलो देखो जरा ध्यान से। अब हमने यहाँ पर सिंध नदी पकड़ ली। सिंध नदी और देखो चंबल एक ही जगह जाके मिल जाती है, जिसका नाम है जलाऊ। क्या नाम है? जलाऊ। तो चंबल नदी भी यहाँ से आ रही है और यहाँ से सिंध भी आ रही है, ठीक है? दोनों का एक ही मीटिंग पॉइंट है, पर हमें चंबल समझनी पड़ेगी। चंबल बड़ी कमाल की नदी है। मोहो या माओ, दोनों में से जो भी नाम आप बोलते हैं उसमें वो आप प्रोनाउंसिएशन राइट समझ लीजिए मेरी। और ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए ही राजस्थान में आती है एंटर मार के, और यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट से मिलके, ये जो हमने बात अभी करी थी जलाऊं, यहाँ जलाऊं डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है कचेरी, वहां जाकर ये मिलती है, ठीक है? किसके साथ? सिंध नदी के साथ। नाउ अब हमने बात करी है, किस नदी की बात कर ली हमने? बात करी है यहाँ पर, अबे कहाँ गए बे, हाँ, चंबल नदी की बात कर ली, सिंध नदी की बात कर ली। हमें बेटवा के बारे में बात करना, केन के बारे में बात करना। ध्यान से देखिए जरा। तो हमने ये हो गया। अब आता है चंबल, केन। केन देखो जरा, केन एक जगह है जिसका नाम है कतानी डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से निकलती है, यूपी में अंदर घुसती है। बुंदेलखंड एक जगह है, पूरे आपके यूपी और मध्य प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड, उस एरिया से पास होते होते फतेहपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट पे जाके पहुंचती है। क्लियर है? उसकी एकदम बाउंड्री पे। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अब जब यहां से ये आपकी केन नदी निकल जाती है तो हमारी लास्ट बसती है बेटवा। बेटवा एकमात्र ऐसी है कि जो विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है? और यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे जाके गिरती है। तो जरा एक बार पूरा मैप ध्यान से देख लें जरा, मैंने आपके लिए पूरा तमीज बना रखा है। देखो जरा यहाँ से, देखो ये वाली कहां से निकलती है? विंध्या रेंज से, ठीक है? ये बुलंदखंड, सॉरी बुलंदखंड था, क्या नाम था? नाम मेरे दिमाग से फिसल गया जरा, जगह का नाम था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, यस बुंदेलखंड, याद आ गया। ये आती है बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से। और ये कहां से आ रही है? चंबल। चंबल आ रही है मालवा प्लेट्यू से। क्लियर है? तो यहां पर हमने बात करी है ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, टोन, गिरी, हिंडन, सावी, मालवा प्लेट्यू, फिर इसके बाद विंध्या रेंज, विंध्या रेंज के बाद केन के बुंदेलखंड। बस ये मेन आपकी हैं जो आपकी पूरी यमुना को बना के रखती हैं। और लास्ट में हमारी जो यमुना गिरती है वो कहाँ जाके गिरती है? वो गिरती है प्रयागराज में। क्लियर है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक की बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में। देखिए पहले एक मेरे लिए आपके लिए सवाल है कि जो गंगा रिवर है वो कितनी लंबी थी। हमने मेरी जस्ट गंगा रिवर पढ़ी तो वो थी 2525 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही वीआईपी नंबर है। अब हम इंडस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इंडस आपको मैप में तो पता होगी, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इंडस रिवर को ना ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है। पता है ट्रांस हिमालयन रिवर का मतलब क्या है? जो कि एक नहीं 2-3 कंट्रियों को पास करते हुए निकलती है। जैसे यहाँ पर चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अब जरा यहां से थोड़ा आगे बढ़ते जरा। ये जो निकलती है ना नदी, ये ना माउंट कैलाश है, ठीक है? उससे उसके पास एक लेक है, लेक मानसरोवर, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, अब जब वहां से निकलती है, अब जरा इस बात को थोड़ा ध्यान दो जरा, लेक मानसरोवर से, तो लेक मानसरोवर से खाली एक नदी निकल ली, इंदस भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। हमेशा याद रखो, लेक मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, इंदस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरी इंदस की जो लंबाई है सारी कंट्रीज मिला के, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वो है 2880 किलोमीटर। कितना? 2880। और गंगा की कितनी थी? 2525। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब यहां से हम चलते हैं। इंडिया में मात्र इंदस की जो लंबाई है वो सिर्फ इतनी है, 1114 किलोमीटर। और इसमें इसकी 5 मुख्य ट्रिब्यूटरी है जो दुनिया जानती है, जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये आपको जुबानी रटी होनी चाहिए और इसका याद करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, उसे आपको जरा समझना है। देखिए उसका तरीका है JCRB। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो। आई एम श्योर आपने JCB का नाम सुना होगा। JCB एक क्रेन होती है, ठीक है? हाँ जी। अब JCB क्रेन में यहां पर एक आर लगा दो छोटा सा, तो ये बन गया JCRB। ये हो गया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज।
क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। तो ये प्रमुख इंदस की ट्रिब्यूटरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्टकट है जेसीबी। जेसीबी में एक छोटा सा आर घुसार दो, वो गया जेसीआरबी। क्लियर है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, और एक बात बताओ, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास में अगर मैं इतना लिख रहा हूं, इसमें अगर छोटा सा एस लगा दूं और मैं कहूं जेसीबी, एस लगा दिया तो एक से ज्यादा हो गई। तो इसी फॉर्मेट में है, जेसीबी मतलब बहुत सारी हो गई। ठीक है, और इसमें एक आर लगा दिया तो हो गया रावी। तो झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। क्लियर है? शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है इस बात को। ठीक है, यहां तक की बात हुई। अब हुआ क्या कि एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी थी जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इनके बीच में इंदस वाटर ट्रीटी हुई। इंदस वाटर ट्रीटी में उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो माउंट कैलाश से जो नदी निकल रही है, जिसे लायन रिवर भी कहा जाता है, उसके अंदर आपको ना 20-30 का एक रेशो, 20-80 का रेशो खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें रेशो में क्या है भैया, ये रेशो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एग्जाम में बड़ा काम आता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। इन्होंने ये कहा कि यहां पर जो आपकी झेलम चनाब, इंदस झेलम चनाब है, ठीक है, इसका 20% पानी सिर्फ इंडिया इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? इंडिया इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और जो इसके बाकी सारी हैं, रवि, ब्यास, सतलुज, उसका पानी 80% इंडिया इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूं, इंदस, झेलम और चिनाब, इन 3 रिवर का जो पानी है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा 20%, 20%, और जो चिनाब, ब्यास, सतलुज और रावी है, इसका इंडिया इस्तेमाल कर सकता है 80%। ये इस डील में साइन हुआ था। ठीक है, अब इसमें ना इसका इस्तेमाल इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिकली करता है। मतलब यहां पर इंडिया ने डैम बना रखे हैं। अगर ज्यादा पाकिस्तान चैचे में करता है कि भैया हम ये कर देंगे, एटॉमिक बम फोड़ देंगे, तो हमने डैम बना रखे हैं, पानी रोक देते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो जनता भूखी मर जाएगी, कहां से लड़ेंगे ये? क्लियर है? भूखी प्यासी मर जाएगी, तो इसलिए कर रखा है। तो ये वाली डील हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी 1961 में। 1960 में एक्चुअली चालू हुई थी, और चालू खत्म होते होते 1961 आ गया था, तो 1961 में खत्म हुई थी। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात हो गई। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, तिब्बत में हमारी जो अब इंदस रिवर है, उसको सैंग लायन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्या किस नाम से जाना जाता है? लायन रिवर के नाम से। और उसका नाम क्या है? सैंगचू। क्या नाम है? सैंगचू। इंदस चाइना के अंदर सैंगचू के नाम से जाती है लायन रिवर। ठीक है, अब इसे लायन रिवर कहा क्यों जाता है? क्योंकि जब ये नदी वहां से निकलती है ना, तो ऐसा शोर होता है कि ऐसा लगता है कि शेर धाड़ मार रहा है। इस नदी के आगे कोई इंसान ना, मतलब अगर मान लो मैं कान लगा के बोलूं तभी तुम्हें कान में आवाज आएगी, वरना इतना शोर होता है कि दूर से सुनाई देती है इस इंदस नदी की आवाज, कि इंदस नदी आ रही है। ठीक है, अब यहां से अब सीन क्या होता है कि इंडिया में एक जगह है देमचोक, जो कि चाइना को पार करने के बाद पहला एक जगह पड़ती है देमचोक। वहां से जो इंदस रिवर है वो पास होती है, पास होते होते लद्दाख में जाती है, और देखोगे लद्दाख के साथ लद्दाख रेंज को क्रॉस करते हुए जाती है। लद्दाख रेंज को जब क्रॉस करती है तो यहाँ पर एक रेंज पड़ती है, इसका नाम है काराकोरम रेंज। ये आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई भी आपको। इसी को जैसे ही पार करते करते आगे पहुंचता है, तो पार करने के बाद आप देखोगे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच जाती है। क्लियर है? पर उससे पहले क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। देखो जरा, यहां पर आपके पास लद्दाख रेंज को स्टार्ट करते वक्त डुमती पड़ता है, यहाँ पे लद्दाख रेंज आ गई, इसके ऊपर साइड लद्दाख रेंज आ गई, इसके नीचे वाली साइड जस्कर रेंज आ गई, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में बहती है नदी। क्लियर है? इतना बात पता लग गया आपको। अब आपको ये बात याद रखनी है कि लद्दाख से, बहुत ध्यान सुनना, लद्दाख से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जस्कर या जंस्कर। क्लियर है? अब जब ये जंस्कर नाम की जो ट्रिब्यूटरी है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो ये जंस्कर नाम की ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी के अंदर क्या होता है, एक खास बात है, ये ना यू टर्न मार के आ रही है। देखो ध्यान से, देखो यू टर्न मार के आ रही है। ठीक है ना? और ये कहा जाता है कि ये ना एकमात्र इसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है, कि ये ईस्ट डायरेक्शन से निकलती है और फिर जाके ये लेह में जाके गिरती है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब यहां से हम जरा आगे चलें। जैसे ही ये यहां से जाती है तो इसमें एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कारगिल। ठीक है, नदी का नाम क्या था? जंस्कर।
या जस्कर, दोनों नाम से जानी जाती है, जंस का जस्कर। और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से पास होती है और फाइनली लेह में जाकर ये इंडस रिवर में गिर जाती है। ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो एलओसी से पहले है। क्लियर है? ओके, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे ही एलओसी पास होता है तो एलओसी पास होने के बाद यहां पर आपको सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से एक नदी और निकलती हुई दिखेगी जिसका नाम है श्योक रिवर। मतलब निकलती इंडिया से है पर गिरती पाकिस्तान के अंदर है। दोबारा बोल रहा हूं, निकलती इंडिया से है पर गिरती कहां है? पाकिस्तान में जाके गिरती। ठीक है, जगह का नाम है स्कार्दू। क्या नाम है? स्कार्दू, बिल्कुल सही जवाब। यहां से चलते हैं तो एक रिवर और पड़ती है, वो है गिलगित रिवर। और गिलगित रिवर यहाँ पर गिलगित वाले एरिया में जाके गिरती है। तब तक हमने 3 रिवर यहाँ पर पढ़ी है। पहली जो रिवर है उसका नाम है आपकी जस्कर, दूसरी है श्योक रिवर और लास्ट कौन सी? आपकी गिलगित। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम चलेंगे जैसे तो हम यहाँ के बाद गिलगित रिवर को अगर आप यहाँ से जाते हुए देखोगे तो प्रॉपर पाकिस्तान में जाते हुए देखोगे आप। ठीक है ना? गिलगित रिवर मतलब सॉरी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जब इंडस रिवर में जाके मिल जाती है तो ये अब आपको पाकिस्तान जाते हुए दिखेगी। कहां पर? पाकिस्तान। अब जैसे ये पाकिस्तान एंट्री मार रही है तो आपको याद रखना है पहली नदी जो इसमें जाके एज ए ट्रिब्यूटरी मिलती है उसका नाम है काबुल रिवर। ठीक है ना? और इसके बारे में हमारे जो ऋग्वेद है उसमें भी इस बारे में मेंशन करा गया है कि इसका नाम काबुल की जगह उस टाइम कूबा रिवर हुआ करता था। तो ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो नदी एक्चुअल में निकली है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से ही निकल रही है। क्लियर है? तो इसलिए इसका नाम एक तो काबुल रिवर है और दूसरा ऋग्वेद में इसका नाम कूबा रिवर के नाम से मेंशन है। क्लियर है? नाउ अब हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि इंडस रिवर के पास एक जगह है यहाँ पर राजनपुर तहसील। ठीक है, उसमें भी एक छोटा सा एक जगह होती है ना जहां पर पानी जाकर आप देख सकते हो कि वहां पर क्या है, उसका नाम है कोट मिथान। तो बस इतना याद रखो, राजनपुर तहसील आपके लिए बहुत रहेगा। राजनपुर तहसील वो एक जगह है, ध्यान सुनना, वो एक जगह है जहां पर आपको सारी नदियां आते हुए मिलते हुए दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, अब जब ये मिल रही है तो कहां जाके मिल रही है? राजनपुर तहसील। पर जरा नोटिस करो, सबसे पहले जो झेलम है वो जाके मिल जाती है चिनाब से, देख पा रहे हो? ठीक है, फिर रावी जाके मिल जाती है आपकी चिनाब से। बात क्लियर है? फिर जो ब्यास है वो जाके मिल जाती है आपकी सतलुज से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सब बिल्कुल एकदम क्लियर हो रही है। तो ठीक है, अगर आपको ये इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा और थोड़ा डीप में लेके चलते हैं कि मिल कहाँ रही है एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। ठीक है, नाउ अगर हम झेलम की बात करें, ध्यान सुनिएगा, झेलम जो है इंडिविजुअली बात करें हर नदी के बारे में, झेलम जो है वो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है हमारे पंजाब की, जिसके बारे में ऋग्वेद में हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने ग्रीक में पढ़ा है, हमने कश्मीर में इसका नाम सुना है, अलग अलग नाम से सुने हमने। अब नाम सुन लो। अगर आप ऋग्वेद में जाओगे तो उसका नाम है वितुस्ता। लिटरेचर जो ग्रीक लिटरेचर है, जब यहाँ पर ग्रीक लोग ने हमला किया था तो उन्हें इसका नाम दिया था हायदा पास। ठीक है, कश्मीरी लोग इसे कहते हैं वेद। क्लियर है? और आज की तारीख में जानी जाती है झेलम नाम से। नाउ अगर आप झेलम नदी को थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ही ओरिजिन हो रही है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर एरिया से, तो स्टेट रहा नहीं खैर। ठीक है, तो अब यहां से ये ओरिजिन हो रही है। वहां पर ना पीर पंजाल है आपकी। ठीक है, पीर पंजाल आपकी रेंज है। पीर पंजाल रेंज में वहां पर एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, वहां से ये निकलती है और ये श्रीनगर से पास होती है। श्रीनगर के बाद एक लेक है वुलार लेक, वहां से ये पास होती है और फिर देन ये जाती है पाकिस्तान। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो आते हैं चेनाब पे। अब चेनाब देखो, चेनाब जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, देखो यहां पर देखो, ये होती है जस्कर रेंज से। कहां से? जस्कर रेंज से होती है। पर इसका नाम हमेशा से चेनाब नहीं होता, मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ऐसा होता है कि एक छोटी छोटी स्ट्रीम निकलती है, चंद्रा रिवर और भागा रिवर। इन दोनों के मिलने से इसका नाम पड़ता है चंद्रभागा रिवर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही चंद्रभागा रिवर जाती है तो ये ना एक इंपॉर्टेंट शहर जिसका नाम है शितवार, वहां से पास होती है। क्लियर है? और बाद में इसको दुनिया जो जानती है वो चेनाब रिवर से जानती है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। नाउ 2-3 बातें और हैं यहाँ पर जस्कर रेंज में ही, अरे भैया कहाँ इतना सारा पेन कैसे चल गया? हाँ, जस्कर रेंज में ही एक जगह है बारालाचा पास। क्या नाम है? बारालाचा पास। ठीक है, ये बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है जस्कर रेंज में। ये आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले इसका एक छोटी सी नदी थी चंद्रा, फिर भागा,
दोनों मिलती हैं, दोनों मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है चंद्रभागा। जैसे ये शतवार नाम का एरिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में पास करती है, इसको दुनिया यहाँ पर जाने लगती है चेनाब से। ये आपको याद रखनी है, क्लियर है? ओके। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट, क्लियर है? ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से आते हैं रावी रिवर। रावी रिवर पे, रावी रिवर का क्या खेल है? देखिए, रावी रिवर जो निकलती है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स से निकलती है इधर की तरफ से, और ये फिर आपको पाकिस्तान में जाते हुए दिखेगी। ठीक है, याद रखना, जब हमने जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया की बात की तो खाली दो नदियां थी, इंदस थी और चेनाब थी, क्लियर है? ये दो नदियां जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से पास हो रही है। अदरवाइज जो अब जितनी भी नदियां आएंगी अब वो दूसरे स्टेट से निकलेंगी। तो अब हमने पहली बात करी हिमाचल से रावी नदी की। अब जरा रावी नदी को जरा समझो। रावी नदी आपको यहां पर, अगर आप पिछले वाला मैप देखो जरा यहां पर, ठीक है, रावी नदी पाकिस्तान में जाकर, ठीक है ना, चेनाब से जाके मिल जाती है, और सेम वे झेलम भी चेनाब से जाके मिल जाती है। तो ये नदी का जो भाव है यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? और आप नोटिस करोगे धीरे धीरे बाकी सारी नदियां भी चेनाब में जाके गिर रही हैं, क्लियर है? अब जरा हम किस पे आ गए? ब्यास पे। ध्यान पे देखना जरा, हमने रावी की बात कर ली, रावी के बाद हमारा आ गया भैया ब्यास। अच्छा, अभी ब्यास, ब्यास कहां गए भाई? हाँ, ब्यास नदी आ गई। ब्यास जो निकलती है, आपको याद होगा पीर पंजाल से हमने रावी निकाली थी, याद आ रहा है? हाँ जी। अब वहीं से उसके पास एक रेंज है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज में एक पास है रोहतांग पास, ठीक है? जैसे रावी नदी के लिए था, रावी के लिए नहीं, सॉरी, चेनाब के लिए, चेनाब के लिए था क्या नाम था? बारालाचा पास, ठीक है ना? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, देखो जरा, ये बारालाचा पास यहाँ लिखवाया था उन्हें कि जहाँ चेनाब नदी निकलती है वहां बारालाचा पास है, ठीक है? तो अब बारालाचा पास से पीर पंजाल रेंज से निकली थी चेनाब नदी, ठीक है? अब याद रखना दूसरी बात, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, रोहतांग पास से, दोबारा बोल रहा हूं, रोहतांग पास से जो निकल रही है वो है ब्यास नदी। अगर आप ध्यान से देखो इसके जस्ट नीचे लिखा है सतलुज भी निकल रही है, सतलुज भी निकल रही है। तो याद रखना कि ब्यास नदी जो है ये हमारे इंडिया में ही जाके मर्ज हो जाती है सतलुज से, इसका नाम है हरिक्के, क्लियर है? ये बात याद रखो आप, हरिक्के एक जगह है वहां पर जाके ये मिल जाती है, ठीक है? यहाँ तक की बात होगी। अब आते हैं सतलुज पे। देखो यार, सतलुज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नदियों में से है, जिसमें एंशिएंट टाइम में भी इसके बारे में बात की है। ग्रीक लिटरेचर इसको ज़ैराडॉक्स कहते हैं, संस्कृत में से सुतुद्री कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। अब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको चाइना से निकलने वाली 3 नदियों का नाम बताया था। एक तो थी सतलुज, दूसरी थी इंदस, और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा। याद आ रहा है? हाँ सब बिल्कुल याद आ रहा है। अब सतलुज भी याद रखो मानसरोवर लेक से निकलती है, क्लियर है? वहां पर एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। फिर ये हिमाचल प्रदेश से ये आगे जाती है, और हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी आपका पर्वत है, नैना देवी, सॉरी नंदा देवी कह रहा हूं, नैना देवी नाम का एक पर्वत है, वहां से ये पास होती है, क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कौन सी स्टेट आएगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना, हिमाचल प्रदेश के तुरंत बाद। और इस स्टेट को पार करने के बाद ये जनाब अपने पाकिस्तान में चली जाती है। बात समझ में आ रही है? देखो जरा मैप देखोगे शायद तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। नहीं भाई, हाँ ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, सतलुज यहाँ पर है। भैया पेन बदलो जरा। सतलुज भाई साहब यहाँ से चल रही है, और देखो ये ब्यास यहीं पर इसी रीजन में, इंडिया के रीजन में जाकर मिल जाती है। ये रीजन है आपका पंजाब का रीजन है, याद रखिएगा। पंजाब के रीजन में यहाँ पर मिलने के बाद ये फिर जाती है आपकी कहाँ? पाकिस्तान, क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। तो जरा एक बार फिर से रिवाइज कर ले। हमने ट्रिक करी थी JCBS, ठीक है? एक JCB है तो JCB लिखते हैं, अगर ज्यादा JCB बनाए तो S बना दो, इसके ऊपर डाल दो R, ये बन गया JCBR, क्लियर है? तो ये बात होती है, क्लियर है? यहाँ तक की बात हो गई। अब इस समय याद कैसे किया था भाई? आई से तो इंदस आई, वो तो अलग हो गई। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, क्लियर है? अगर देखो झेलम चेनाब में जाके गिर रही है, झेलम चेनाब में जाके गिर रही है, ठीक है? आपकी जो रावी है, रावी किस में गिर रही है? चेनाब में जाके गिर रही है, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब जो आपकी ब्यास है वो किस में जाके गिर रही है? सतलुज। ये पूछा जाता है कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, दोबारा बोल रहा हूं, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी? देखो झेलम कहाँ जाके गिरी? झेलम कहाँ जाके गिरी? चेनाब में।
और रावी भी कहाँ जाके गिरी, चिनाब में। ठीक है, बस ब्यास ही है जो सतलुज में जाके गिर रही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और क्या, बहुत बढ़िया, यहां तक की बात अगर आप समझ चुके हो। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारी सब कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं जो हमारा बचा हो। ठीक है, इंडस रिवर आपकी प्रॉपर हो चुकी है। एक बार अगर आप इसकी लोकेशन फिर से देखना चाहो तो मजा आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया मस्त एकदम। देखो देखो यहां से थी देमचौक, देमचौक लद्दाख, लद्दाख से लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, और यहां से पाकिस्तान में जाती है। यहाँ पर दो नदियां आपको आके हुई दिखेंगी, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहली नदी जो आपको मिलेगी उसका नाम है यहाँ पर श्योक रिवर। ये श्योक रिवर आ गई, देखो ये वाली लाइन श्योक रिवर की है। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखिए गिलगित। पर इन दोनों से पहले एक और नदी थी जिसका नाम है जंस्कर, और जंस्कर जो नदी है कारगिल डिस्ट्रिक्ट को पार करते हुए यहाँ पर गिरती है। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ गए आपकी। यहां से बात हो गई, यहां से हम आगे चल रहे हैं। तो भैया जैसे ही वो पाकिस्तान में घुसती है, एक ट्रिब्यूटरी और आती है, वह काबुल रिवर। काबुल रिवर यहाँ पर आपके इसमें जाके मिलती है, और इसके बाद इसकी 5 नदियां और है। देखो जरा, 5 नदियां और है, देखो जरा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, देखो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो 5 नदियां हैं, ठीक है ना, ये जाकर मिल रही हैं राजनपुर तहसील में, जो कि ये पाकिस्तान, ये हमने बात की थी। फिर हमने इन नदियों के बारे में बात किया था, इनका ओरिजिन कहाँ था, जरा देखो जरा। जब हमने झेलम की बात की थी तो हमने बात की थी कि पीर पंजाल रेंज से ये श्रीनगर होते हुए ये यहाँ से निकल रही है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो जगह है जहां से ये पास हो रही है वो है श्रीनगर, वो लाल लेक, और यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में गिर रही है। उसके बाद यहां से अंदर आगे चलते हैं, तो हमने चिनाब नदी की बात की थी। चिनाब नदी जो है आपकी कहां से थी, एक स्ट्रीम है चंद्रा रिवर जो कि जस्कर रेंज से निकल रही है, और ऐसी है भागा रिवर जो कि जस्कर रेंज से निकल रही है। दोनों मिलती हैं एक जगह, फिर उसका नाम पड़ता है चंद्रभागा, और यहाँ पर ये पता जाता है चितवन नाम के एक शहर से पाकिस्तान इंडिया के, ये पाकिस्तान में जाके चली जाती है। ठीक है, अब आती है रावी। रावी क्या होती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कुल्लू हिल्स में ओरिजिनेट होती है ये, और यहाँ पर रावी पाकिस्तान में इस हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है आपके पास ब्यास और सतलुज। जहां से देखिए, अभी आपको इतना पता लग गया होगा, मैंने पहले ही बताया था, आपकी यहाँ पर 3 नदियां, झेलम, चिनाब और रावी। ये दोनों, ये झेलम है, सॉरी ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये तीनों एक ही जगह पर मिल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने बात कर ली थी। अब हमने देखो सतलुज से जो एक ट्रिब्यूटरी मिल रही है वो है ब्यास, जो कि धौलाधार रेंज से निकल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। फिर हमने बात करी अपनी आखिरी सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी में हमने एक बात और देखी कि इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर लेक, चाइना से ओरिजिनेट होती है ये। ठीक है, शिपकिला पास इससे पास होता है, हिमाचल प्रदेश पार करने के बाद ये हमारी पंजाब के थ्रू जाती है, और पंजाब के थ्रू जाने के बाद ये भैया किसमें मिल जाती है, ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। क्लियर है, तो फाइनली हमारा जो आखिरी जो इमेज बनेगी हमारी, वो कौन सी बनेगी, वो हमारी बनेगी ये वाली। चेक करें एक बार। तो ये था पूरा का पूरा इंडस रिवर। आई होप ये पूरा का पूरा इंडस रिवर आपको समझ में आ चुका हो। अब बढ़ते हैं अपनी अगली नदी की तरफ, और अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम में, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करें तो ये आपकी ऐसी रिवर है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से निकलती है, और उस जगह के बारे में बात करें तो वो है मानसरोवर। मानसरोवर से हमने 3 नदियों के बारे में बात की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो पहली बात की थी जो कि इंडस नदी है, इसके बाद हमने बात की थी सतलुज नदी के बारे में। थोड़ा पेन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो पहली बात हमने की थी मानसरोवर से जो निकलती है आपकी इंडस, दूसरी सतलुज, और तीसरी कौन सी अपनी ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों के बारे में हमने बात समझी। नाउ अब इसमें थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं, क्या कहानी है। अगर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होती है, जो दूसरे कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करते हुए चलती है, जा नहीं रही है पर टच करते हुए जा रही है। ठीक है ना, इसमें आपका नेपाल भी आ गया, इसमें आपका भूटान भी आ गया, इसमें इंडिया भी आप काउंट कर सकते हो, ये सिक्किम को टच करते हुए जा रही है, एंड देन लास्ट में ये एंटर कर रही है अपनी इंडिया की तरफ। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ट्रांस बाउंड्री रिवर के बारे में कोई पूछ ले तो आपके दिमाग में नाम किसका आना चाहिए, ब्रह्मपुत्र का। सिंपल, ट्रांस बाउंड्री रिवर हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है। चलिए, यहां तक की बात मोटी मोटी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब यहां से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इस पूरी जो नदी है ये कितना पानी एक्चुअली कितना दे देती है, कितना एरिया कवर कर लेती है, वो है 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम इसे थोड़ा इंडिया लेवल पे देखें तो ये जो चीज हो गई, ये करीबन 2 लाख हो गई, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये अपना करीबन पानी हिंदुस्तान के एरिया में आके देती है। नाउ अब जरा इसे समझते हैं, इसके 3 नाम है। ब्रह्मपुत्र तो आप जानते हो इंडिया में बोलते हैं,
पर इसे चाइना में या तिब्बत वाले एरिया में बोलते हैं सांगपो, टी साइलेंट होता है। और फिर अगर बांग्लादेश में आ जाए तो इसे बोलते हैं जमुना, ठीक है। जब ये गंगा नदी से मिल जाती है उसके बाद इसे क्या बोल देते हैं, जमुना, ठीक। यहां तक के बाद अब यहाँ आते हैं कि डिबेट पे कि यार इसका ओरिजिन होता कहां से। अभी तक तो आपको याद होगा मैंने बोला था ये मानसरोवर लेक से होती है, ये बात बिल्कुल सही है। पर मानसरोवर लेक के अलावा भी कुछ ग्लेशियर्स हैं जो इसकी कंट्रीब्यूशन में आते हैं, जो नदी से बनाते हैं, जैसे एंगसी ग्लेशियर है वो, और दूसरा है चेमयुदियोंग ग्लेशियर। इसमें बहुत डिबेट है कि एंगसी ग्लेशियर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या चेमयुदियोंग ग्लेशियर का ज्यादा है। नॉर्मली जो माना जाता है यूपीएससी के द्वारा वो चेमयुदियोंग ग्लेशियर है। तो ध्यान रखना इसमें एक और ग्लेशियर आता है कूबी ग्लेशियर, वो भी काउंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कूबी ग्लेशियर, एंगसी ग्लेशियर एंड चेमयुदियोंग ग्लेशियर। और एग्जाम में 99% जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियर के नाम पे ओरिजिन में चेमयुदियोंग ग्लेशियर, ठीक है। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, मैं इसमें थोड़ा और आपको बताता हूँ। लेक मानसरोवर, चेमयुदियोंग ग्लेशियर, ये क्या बात हो गई, ओरिजिन पॉइंट। नाउ अगर आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस लेक मानसरोवर के जस्ट बगल में एक और लेक दिख रही होगी आपको, दिख रही होगी। ये लेक कौन सी है, इस लेक का जो नाम है कांगे भैया ये है राक्षस ताल। राक्षस ताल जो लेक है ये ना लेक ऑफ डीमन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सोच के देखो तिब्बत वाले इलाके में है और एक लेक तो पूरी सॉल्टी है और जस्ट इससे थोड़ी दूर पे ही एक लेक क्या है एकदम फ्रेश है। अब इसकी जो कहानी है जब मैं आपको लेक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब मैं ज्यादा बताऊंगा, पर अभी आपको ध्यान ये रखना है कि दो लेकें अगल बगल हैं ये तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेक मानसरोवर से वाली क्या निकल रही है, ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा में का एक जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है चेमयुदियोंग ग्लेशियर का भी आ रहा है। चलो यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, मानसरोवर लेक का तिब्बतन नाम क्या है, मैपेंग जुत्सु। क्या नाम है, मैपेंग जुत्सु। अब यहां से हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब जब ब्रह्मपुत्रा नदी चलती है, ठीक है ना, तो वो ना एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ रिवर नहीं है, मतलब कि भाई एक नदी हो गई ऐसी मोटी मोटी और चल रही है, नहीं, उसमें ना उसकी कई सारी ब्रांचेस निकली हुई है। उस ब्रांचेस निकलने को हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर, ठीक। और जो उसके बीच की जो छोटी छोटी लाइन्स बन जाती है उन्हें हम बोल देते हैं हम लैट, ठीक है ना। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो अपना सिस्टम आता है उसका कुछ पुराने पुराने नाम है, जैसे ग्रीक लिटरेचर में बात करें तो डायरेड्रेंस एंड ओडियंस इसका ग्रीक लिटरेचर में नाम है। उसके बाद आपका अपनी संस्कृत में बात करें, जब द्वापर युग या त्रेता युग चला था, ये फेमसली नोन होती थी लोहित्या रिवर के नाम से। ये नाम आपको पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं। नाउ इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसके ना कुछ नाम ना इथनिकल ग्रुप्स ने भी दिए हैं, ऐसे जगह जगह पर इसके अलग अलग नाम गए हैं। जैसे इसका एक नाम है बड़ा फेमस जिससे ब्रह्मपुत्रा बना है, वो है बुलम्बुतुर। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी साउंड होती है ना, ग्रडलिंग साउंड होती है, आवाज होती है पानी की, बहुत शोर होता है, तो उसके नाम से पड़ा है बुलम्बुतुर। नाम याद रखिएगा, ये भी है। और बुलम्बुतुर का मॉडिफाई नेम क्या बैठा आपका, ब्रह्मपुत्रा, ठीक। ये हो गए आपके कॉमन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं इसमें। हमने अभी तक क्या बात करी थी कि लेक मानसरोवर से इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। लेक मानसरोवर से ये पूरा तिब्बत वाला एरिया पार करती है। पार करने के बाद ये इंडिया की तरफ एंटर करती है। अब इंडिया की तरफ एंटर करते ही क्या हो रहा है ये हमें समझना है। जैसे ही इंडिया की तरफ एंटर करती है तो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बरवा। वहां से क्या करता है, ये यू टर्न मारता है, और जैसे ये यू टर्न मारता है ये किस में घुस जाता है, इंडिया के अंदर। अभी तक अगर आप इसकी डायरेक्शन देखो, अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ईस्ट। मैं आपका पेन जरा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ईस्ट। और ये वाली क्या होती है, वेस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अभी तक ब्रह्मपुत्रा जो नदी थी वो किस डायरेक्शन चली थी, ईस्ट में। अब जैसे इंडिया में एंटर हो रही है तो उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ये साउथ ईस्ट कह लो या साउथ की तरफ कह लोगे। अभी जरा पहले नीचे जा रही है तो डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। और जब ये इधर की तरफ जाएगी, बांग्लादेश की तरफ जाएगी, तो आई थिंक ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ध्यान रखना, जब इंडिया में एंटर मारती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ। और जब ये बांग्लादेश की तरफ रुख मोड़ लेती है तो क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट। और जब प्रॉपर ये बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर रही होती है तो अगेन क्या हो जाती है, साउथ। तो ये आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए। कई बार ऐसे बोल देता है आई वांट टू नो द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। या वो बोल देता है आपके सामने कि इधर से जो ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जा रहे हैं तब मुझे ट्रिब्यूटरीज बता दो। तो इन डायरेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं। जब हम इस नदी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैनियन बनती है। कैनियन मतलब एक तरह से कि दो यहाँ पर माउंटेन्स है, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी, और यहाँ पर बहुत डीप कैनियन है, मतलब बहुत डीप वैली टाइप की है, और यहाँ से पूरी नदी बह रही है। तो इस डीप कैनियन को बोला जाता है यानलोंग सैंगपो कैनियन, ठीक है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो ब्रह्मपुत्रा को ही यहाँ पर सैंगपो कहा जाता था तिब्बत वाले इलाके में, तो उसी के नाम पर है यानलोंग सैंगपो कैनियन, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से मामला होने वाला है टिपिकल। यहाँ से बच्चों को याद नहीं रहता,
और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार मैंने पढ़ाया था तो बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, अगर ध्यान समझते हैं, पहले मैंने इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है वो समझनी है। अब ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है इसे हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, और इसे हम कहेंगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम इसे कैसे राइट और लेफ्ट डिसाइड किया हमने, देखिए अगर आप सोच के देखो, मुझे बताओ पानी का फ्लोइंग का डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है ना, और अगर मान लो मैं इधर की तरफ खड़ा हूं, दिस इज मी, तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, मेरा राइट कौन सा होगा, मेरा राइट कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा मेरा राइट होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा। तो पेन की इंक का बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं करूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरा और फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है नदी की, ये वाली डायरेक्शन है, इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो लेफ्ट कौन सा होगा मेरा, लेफ्ट मेरा आपका राइट तो मेरा ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट मेरा ये वाला होगा। तो ये सारी जो आपकी बैठी है कौन सी बैठी है, आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये वाली सारी कौन सी बैठी है, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना है। नाउ अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको कुछ ट्रिब्यूटरी समझनी है। जैसे पहली है धींग रिवर, ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी रिवर है धींग रिवर, इसके बाद है धनंजरी, उसके बाद है कोलोम। आपने डीडीएलजे सुना होगा, डीडीएलजे का आप एल हटा के यहाँ पर ऐसे क्या बना दो, के, तो आपको ध्यान रखना है धींग धन कोलोम, ठीक है, धींग मारता था, फिर उसके बाद धींग किसका मारता था, धन का, और धन से उसने क्या खरीदा, आपका लॉन्ग खरीदा, ध्यान रखना है धींग धन कोलोम, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो ये वाली है संकोश है मन में, संकोश रिवर, मन में मानस रिवर, फिर संकोच है मन में किसके प्रति, काम करने के, किसके, सुभांश्री के, संकोच है मन में काम करने के, किसके, सुभांश्री के। तो आपको ये रिवर याद रखनी है। अभी बार बार मैं रेफरेंस दूंगा पर ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। अगर आप ब्रह्मपुत्र के बारे में गूगल पे पता करोगे तो आपको बहुत सारी रिवर पता लगेगी, पर ये मेजर है जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अच्छा एक बात और छोटी सी बात है, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। आप देखो जहां धींग रिवर है और जहां धनंजरी है उसके बीच में कौन सी वाली रिवर है, राइट हैंड साइड पे सुभांश्री। ये मैं भी बस आपको याद दिला रहा हूं, जिसे मैं बाद में रेफर करूं तो आपको ध्यान रहे। उसके बाद देखो कोलोंग और कमांग, ये दोनों लगभग आमने सामने, ठीक है। चलिए अब कहानी बढ़ते हैं आगे। अब कहानी आती है इनके ओरिजिन की। ओरिजिन में क्या सीन है, जैसे हम धींग रिवर की बात करें तो यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ये निकलती है एग्जैक्टली बोलूं तो पटकाई हिल्स, जगह का नाम क्या है, पटकाई हिल्स, ठीक है। दूसरी बात आ गई इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर धनंजरी, ये निकलती है नागालैंड से। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो अरुणाचल प्रदेश करीबन यहां तक आता है, ठीक है, इतना जो नीचे वाला हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश वाला था। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा बैठ जाता है वो बैठता है नागालैंड का, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे बैठे। तो आपकी धनंजरी कहां से निकल रही है, नागालैंड से, और नागालैंड में उस पीक का नाम क्या है, लाइसेंग पीक। लिखते जाओ साथ साथ कि भैया धनंजरी की जो ओरिजिन है वो नागालैंड है और वहां पर पीक का नाम है लाइसेंग पीक। दूसरा आता है कोलोंग। अच्छा कोलोंग क्या है, असम से निकलती है, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना फेज वाला, देखो जो मेरे सामने आपके सामने सर्कल बना रहा हूँ बार बार, ये पूरा का पूरा क्या है, असम, असम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहली स्टेट थी आपकी अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आता है नागालैंड, और लास्ट वाले कौन सी है, असम। याद रहेगी बात। आगे चलते हैं, अब आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थोड़ी याद करनी आसान है। पहली आती है अरुणाचल प्रदेश से, भाई तो सिंपल है, भाई ये भी अरुणाचल प्रदेश से, अगर ध्यान से देखो धींग जो थी वो भी आपकी कहां से थी, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। और आपकी जो शुभांश्री है वो भी आपकी अरुणाचल, भाई दोनों नॉर्थ की है तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश से होगी। इसमें जो कमांग रिवर है वो भी अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में भी अगर मैं बोलूं तो ताइवान, स्पेसिफिकली ताइवान गलत बोल गया मैं, गलत, ताइवान तो ये सिटी हो गया, ये तवांग हो गई, गलत बोल गया मैं, ताइवान नहीं तवांग, ठीक है ना। नाउ अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब यहां से हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर आपकी अरुणाचल प्रदेश में एक और बैठ जाती है, वो है मानस। पर मानस रिवर की खास बात क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भूटान की तरफ जाती है और फिर भूटान से फिर हमारे असम में वापस गिरती है। तो ये एक दूसरी ट्रांस बाउंड्री है, बट ये खाली इंडिया और भूटान की तरफ जाके घूम रही है, क्लियर है। तो ध्यान रखना मानस। ओके, लास्ट आपकी आती है इसमें संकोश। संकोश क्या है आपकी, भूटान से निकलती है आपकी रिवर, ठीक, इतनी बात आपको याद हो गई होगी। नाउ अब यहां से हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ही थोड़ी डिटेलिंग डालते हैं, अब वो समझो क्या है। अब कहानी हमारे पास जो आती है कि जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर मारती है, ठीक है ना, आपको याद है ना अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर मारती तो उस माउंटेन का नाम क्या था, नामचा बरवा। क्या नाम था, नामचा बरवा, ठीक है। और वहां से जो कैनियन थी उसका नाम क्या था, यालोंग सैंगपो कैनियन, ठीक, डन। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर मारती है इसका एक नाम हो जाता है जो वहां का निकनेम है, या मतलब एथनिक ग्रुप ने रखा है वहां पर, वह सियांग रिवर, ठीक।
सियांग रिवर आपका कहां पर कहलाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। जब तक वो अरुणाचल प्रदेश में, उसे क्या कहेंगे? सियांग रिवर। अभी क्यों उसे सियांग रिवर कहा जाता है? एक तो ये बहुत ज्यादा वाइडन नहीं हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। अब जब ये स्ट्रांग होगी तो उसका कारण क्या होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश की लास्ट जगह जो है पासीघाट, वहां से पास होते ही इसकी जो ब्रॉडनेस होगी, मतलब जो इसकी मोटाई है नदी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगा? तो मेरी बात ध्यान सुनो। अभी क्या होगा, 2 मिनट बाद जैसे मैं अगली स्क्रीन लेकर आऊंगा, आप नोटिस करोगे कि एक रिवर यहां से पास हो रही होगी। कहां से? अरुणाचल प्रदेश। जो ऑरेंज वाला हिस्सा क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। वहां से एक रिवर पास हो रही होगी और इस रिवर की एक साथ इसकी ट्रिब्यूटरी भी होगी। मेरी बात ध्यान सुनो, नजर एकदम स्क्रीन पर नीचे, मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर अभी जैसे ही पासीघाट को ये पास होगी तो 2 नदियां जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकल रही होंगी और वो यहां पर आके इसके साथ गिर रही होंगी। अब सोचने वाली बात है कि जो रेड वाला एरिया है, ये स्टेट है कौन सा? ये असम। नदियां निकल रही हैं अरुणाचल प्रदेश से और गिर रही हैं असम में, और कहां पर? ब्रह्मपुत्र के अंदर। समझते हैं क्या खेल है? देखिए, यहां पर जो आपकी नदियां निकल रही हैं अरुणाचल प्रदेश से, वो कौन सी? आपकी लोहित रिवर और दिबांग रिवर। अभी अगर आप नोटिस करो, जब मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी तो मैंने आपको यही रिवर आपको पढ़ाई थी, ठीक है। यहां पर आपकी ढींग आपकी रिवर आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर, आप मेरी बात ध्यान सुनो, यहां से देखो, यहां पर आपकी आ गई दिबांग रिवर, ठीक है। दिबांग रिवर और लोहित रिवर ये कहां से आ रही है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है आपकी दिबांग और लोहित। ये दोनों एक जगह मिलती हैं जिसका नाम है सादिया, और सादिया के बाद ये कहां मिलती है? ब्रह्मपुत्र। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, ये निकली कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। गिर कहां रही है? ब्रह्मपुत्र में। पर ब्रह्मपुत्र कौन सी स्टेट में आके गिर रही है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आसाम। क्लियर है इतनी बात? सिंपल, ठीक है ना। नाउ अब देखो, कहानी में हम आगे कहाँ आते हैं, तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि पहली अगर तुमसे कोई ट्रिब्यूटरी पूछ ले तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि भैया हमारी जो पहली ट्रिब्यूटरी का नाम है उसका नाम है दिबांग, ठीक है ना। और दिबांग से एक नदी आके जुड़ रही है, बे कहां गई बे, दिबांग से एक ट्रिब्यूटरी आके जुड़ रही है और उसका नाम क्या है? लोहित, ठीक है ना, याद रखना। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, लोहित की ना प्रोनाउंसिएशन या मैं कहूँ स्पेलिंग अलग जगह अलग अलग होती है। जैसे लुहित भी लिखा हुई होती है, तो अगर एग्जाम में लुहित आ जाए तो कंफ्यूज होना, ये लुहित क्या आ गया? ये लोहित ही है, ठीक है ना। लोहित लोहित एक ही नाम है, ठीक है। अब मैं आपके सामने देखो मैप पे बना के दिखा रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो ये वाला स्टेट का नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कोई जो नदी आ रही है, एक ये आई एक ये आई, तो पहली वाली का नाम क्या है? दिबांग, और दूसरी दूसरी नदी का नाम क्या है? लोहित। आ कहां से रही है? अरुणाचल प्रदेश में। गिर का रही है? असम में। असम में भी कहा? ब्रह्मपुत्र में। आई थिंक सिंपल हो गया होगा। ये पहली ट्रिब्यूटरी मैंने ऊपर मेंशन भी कर रखा है जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो भैया, अब यहां से हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी क्या है ना, अब मैंने आपको बताया कि दोनों रिवर दिबांग और लोहित जहां मिलती हैं उसे हम कहते हैं सादिया, जगह करा। और इसके बाद जहां पर आके इन दोनों का जो मर्ज होता है उसका नाम क्या है? तिनसुकिया। क्या नाम है उसका? तिनसुकिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, अब कहां पर जब मिल रही हैं तो वहां पर ना एक ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज की ना इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका नाम है धोला साध्या ब्रिज। अब धोला साध्या ब्रिज क्या करता है? देखो आपने साध्या भी जगह पढ़ी थी, उसी के नाम पे आपका धोला साध्या हो गया ना। धोला साध्या के ब्रिज की बात क्या है कि अगर इसका नीचे वाला हिस्सा देखें तो ये पड़ेगा असम, और इसके ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो स्टेट को कनेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। धोला साध्या ब्रिज। एक बात और धोला साध्या ब्रिज की बात, ये एक सोल्जर्स थे उनके नाम पे रखा गया जिनका नाम था भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज। क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपसे वो एग्जैक्टली पूछे कि ये दिबांग रिवर पे है कि लोहित रिवर पे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लोहित रिवर पे है ये। क्लियर है? इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात और, जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली होती है दिबांग लोहित, यहां पर आपको दिख रही है ना ये दो नंबर, ये मिलने वाली होती है, तो यहां पर एक नेशनल पार्क और है, इसका नाम है दिब्रू सरिकोवा नेशनल पार्क, ठीक है ना। एक आइलैंड फॉर्म में नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अब आई थिंक आपको एक एक जगह ध्यान आ रही होगी। पासीघाट मैंने आपको बताई थी, लास्ट पॉइंट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, याद आ रहा होगा। यहां से ब्रह्मपुत्र एंटर हो गई होगी। ध्यान से देखो स्क्रीन पे एक बार नजर देख लो, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो ऊपर से आ रही थी या कौन सी हो गई? आपकी दिबांग हो गई। जो आपकी साइड से आ रही है वो कौन सी हो गई? आपकी लोहित हो गई। इसके ऊपर जो ब्रिज बना इसका नाम है धोला साध्या ब्रिज। अब जब दोनों मिल जाती है इसके बाद एक नेशनल पार्क बनता है, इसका नाम है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। आई थिंक यहां तक सब क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, और फिर वो भूपेन हजारिका जो जगह है वहां पर एक सेतु है जिससे भैया लोग आते जाते रहते, ठीक। अब जरा और डिटेल में समझते हैं। समरी आई थिंक इतनी क्लियर हो गई होगी। दिबांग लोहित पहले पढ़ रही है, उसके बाद ढींग पढ़ रही है, ठीक है ना।
हमने पढ़ा था DDK, तो उसमें जो पहला डी था वो क्या था, धींग, पर धींग से पहले एक और डी पड़ रहा है, वो क्या है, दिबांग। ठीक है, दिबांग या दबंग, मैं दबंग लिख दिया भाई यहाँ पर, दिबांग है, स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, ठीक है ना, दिबांग। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। नाउ अब जरा हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक, अब हमारी कहानी जो आती है वो आती है यहां पर। देखो, जैसे ही हम भूपेन हजारिका ब्रिज से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो एक जगह आती है यहां पर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ और धेमाजी दोनों आसाम की जगह है। क्या है, दोनों आसाम की जगह है। इन दोनों के ब्रिज में, मतलब इन दोनों को मिलाने के लिए इस पे एक ब्रिज बना दिया गया है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। क्या नाम है, बोगीबील ब्रिज। जस्ट नीचे ही, अभी हमने किसी नदी की बात नहीं करी है, सिर्फ मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये एक ब्रिज बना हुआ है, डिब्रूगढ़ और धेमाजी दो जगह को ज्वाइन करने का। ठीक है, इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर मैं आपको दोबारा मैप पे बताऊं तो मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखो रहा एक बार, नजर एकदम स्क्रीन पे। मैंने आपसे कहा कि पहली ट्रिब्यूटरी दिबांग, दूसरी लोहित, फिर धींग। धींग जैसे ही आप क्रॉस करोगे, धींग जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आपके पास यहां पर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा आपको, जिससे लोग यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर सकें। ठीक है ना, और इस ब्रिज का नाम क्या होता है, बोगीबील ब्रिज। ब्रिज का नाम क्या होता है, बोगीबील। आई थिंक यहां तक सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। नाउ जैसे ही आप बोगीबील ब्रिज वाले हिस्से को आप पार करोगे, ठीक है, जैसे ही आप बोगीबील ब्रिज वाले एरिया को पार करोगे तो आपको ना एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम पड़ेगा मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड कैसे पड़ा, ऐसा था कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी की तरफ पास हो रही थी, पर इसमें पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक वाटर की स्ट्रीम ऐसे चलने लगी, और इस वाटर की स्ट्रीम ने क्या करा कि बाद में आके ज्वाइन कर लिया इसने, तो इसने एक आइलैंड पूरा ऊपर बना दिया, इसका नाम पड़ा मजूली आइलैंड। ठीक है ना, अब ये जो एक वाटर की स्ट्रीम निकली इसका नाम पड़ा खेरकुतिया सुती। क्या नाम पड़ा, खेरकुतिया सुती। ठीक है ना, तो ये दो के बीच में ध्यान रखना। तो अगर हमारा जो एरिया आ जाएगा, अगर यहां पर मैं आपको मैप पे धीरे धीरे आगे दिखाता हूं तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो खेरकुतिया सुती आपको पड़ा, बट इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, खेरकुतिया सुती आने से पहले, ध्यान सुना मेरी बात, खेरकुतिया सुती मतलब, देखो ध्यान सुनो, खेरकुतिया सुती कहां पर आ रहा है, कहां गया, देखो खेरकुतिया सुती आपका यहां से शुरू हो रहा है। यहां पर शुरू होने से पहले ही यहां पर एक रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है सुभानश्री। आई एम श्योर आपको सुभानश्री याद आ रहा होगा, सुभानश्री का मन नहीं लग रहा था। ठीक है ना, अगर सुभानश्री मैं आपको बड़े मैप पे दिखाता हूं, देखो शुभांश्री आप देखोगे तो ये वाली थी, पहली वाली, तो इसका मतलब जो मंजुली आइलैंड है, ठीक है ना, वो यहां पर पहले ही पड़ जा रहा है आपका। ठीक है ना, ध्यान रखना, दीन जैसे ही खत्म होकर चुकता है तुरंत उसमें मंजुली आइलैंड आता है, फिर सुभांश्री रिवर पड़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए ना। मंजुली आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है, ऊपर मैप से भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हमारे पास मंजुली आइलैंड से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो हमारे पास पड़ती है धनश्री। अगर मैप पे चेक कर लो, आपने अभी पढ़ा भी था, मंजुली आइलैंड, सुभांश्री, और शुभांश्री की जस्ट बात क्या पड़ा, धनश्री। दोबारा मैं लेके चल रहा हूं, सबसे ऊपर पहली ट्रिब्यूटरी दिबांग लोहित, फिर धींग आ गई, धींग के बाद मंजुली आइलैंड आ गया, मंजुली आइलैंड से जुड़ा हुआ क्या है, शुभांश्री, शुभांश्री के बाद राइट हैंड साइड पे क्या बैठ गई, आप सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बैठ गई आपकी, धनश्री। सिंपल। ठीक है, चलो अब थोड़ा और जरा हम डिटेल में आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, जब हम सुभांश्री रिवर की बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, या तो यहीं पर या तो आगे है, दोनों में से किसी एक जगह दिखाऊंगा। हाँ, ये ना जो आपकी सुभांश्री है, ये तवांग अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक, अब जब ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में निकलती है तो ये ब्रह्मपुत्र में जब मिलती है तो उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है लखीमपुर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मजूली आइलैंड भी लखीमपुर से जुड़ा हुआ है, और जहां से शुभांश्री गिरती है उसका नाम भी क्या है, लखीमपुर। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहां तक हो गई ये बात। अब धनश्री की बात आ गई। ठीक है, धनश्री के बारे में हमने बात कर ली थी। ओके, नाउ अगर आप धनश्री से थोड़ा और इधर की तरफ देखोगे तो अब ना जगह याद करना बड़ा आसान है। देखो धनश्री रिवर जहां गिर रही है उसका नाम क्या है, धनश्री मुख, उसके आगे क्या लग गया, मुख। इसके तुरंत बाद है दीखू रिवर, दीखू रिवर क्या मिल रही है, दीखो मुख। तो नाम याद करना बड़ा आसान है, मैं मैप पे दिखाता हूं आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी वाले एरिया में जहां धनश्री थी, धनश्री, दीखू, दीखू के तुरंत बाद आती है कोपली रिवर, या उसे कहते हैं कोलोंग रिवर। आपको याद रहोगे, DDK याद कराया था मैंने आपको। ठीक है ना, तो DDK में जो के था वो था कोलोंग, बट मैंने कोलोंग आपको याद इसलिए कराया क्योंकि कोलोंग जो रिवर है वो अकेली रिवर नहीं है, इसके साथ एक और रिवर बैठती है, उसका नाम है कोपली। यहाँ पर जो
रिवर है इसका नाम है कोपली। ये जो आपको येलो रंग से दिख रही है ना, ये कोपली। कोपली और कोलोंग दोनों एक जगह जाके मिल जाती हैं और जाके ये जो जगह पर मिलती है इसका नाम है कोपली मुख। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं अभी आपको बताता हूं, पर अभी आप इतना लिख लो कि कोपली मुख वाली जो कोपली वाली रिवर है, कोपली वाली रिवर है, वो निकल रही है शिलोंग मेघालय से। ठीक है ना, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दोबारा मैप पे दिखाता हूं, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। क्लियर है? नाउ बेटा एक बार समराइजेशन कर लेते हैं। पहले देखो, जैसे ही हमारी पहली ट्रिब्यूटरी की बात होती है वो आपको याद हो गया होगा, दिबांग। मुझे लगता नहीं यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा, दिबांग लोहित दोनों आके मिल रही है। दिबांग लोहित के तुरंत बाद जो सेकंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ढींग। और ये डायरेक्शन कौन सी है? राइट हैंड डायरेक्शन। ठीक है ना, इतनी बात भी अब क्लियर हो गई होगी। सॉरी, लेफ्ट, गलत बोल गया मैं, ये आपकी लेफ्ट हो गई। ठीक, इसके बाद तुरंत क्या बनता है? मंजूली आइलैंड। मंजूली आइलैंड जैसे ही खत्म होता है तो यहाँ पर कौन सी नदी आ जाती है? सुबानश्री। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है आपकी? धनंजरी। ठीक, नाउ धनंजरी के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी दीखू। देखो क्या मिल रही है? धनंजरी के तुरंत बाद देखने को मिल रही है दीखू। ठीक, और कोपलोंग जो वाली रिवर है ये अकेले नहीं मिल रही है, ये क्या मिल रही है? इसकी एक बहन और मिल रही है, जिस बहन का नाम क्या है? कोपली। जैसे हमारी यहां पर थी ना कि दिबांग लोहित आके दोनों एक साथ मिल रही हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में गिर रही हैं, ऐसी इसमें भी है कि कोलोंग और कोपली दोनों एक साथ पहले मिलती है फिर ब्रह्मपुत्रा में गिरती हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी यहां तक। ठीक है ना, अब मैं आपको ये वाली दिखाता हूं, जिया भरोली वाली। ये वाली आपको नहीं देखी आपने। देखो, जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ध्यान से देखो, जिया भरोली क्या होती है कि जहां कोपली मुख है उसके तुरंत बाद तेजपुर नाम का एक शहर आता है। ठीक है, वहां पर एक नदी आके गिरती है, जिया बोरोली। कहां से निकल रही है? अगेन अरुणाचल प्रदेश के तवांग नाम के शहर से निकल रही है। ठीक, दोबारा मैं आपको मैप पे दिखाता हूं, अब देखो जरा यहाँ पर। तो जहां से सुबानश्री थी, सुबानश्री के बाद राइट हैंड साइड पे क्या बैठ रही है? जिया बोरोली। क्लियर है? अब वो कहां गिर रही है? तेजपुर में। ठीक है ना, और ये किसके बीच में है? कमांग रिवर और सुबानश्री के बीच में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी। चलो अब यहां से हम जरा आगे चलते हैं। अब ये बात आपको क्लियर होगी, शुभांशी के तुरंत बाद हमारी कौन सी नदी बैठ रही है? आपकी जिया बोरोली। ठीक है ना, अब जिया बोरोली जब आपकी बैठ गई उसके बाद की अगर आपकी कहानी आपकी देखी जाए तो मैं यहां पर 1 मिनट 2 मिनट पॉज लूंगा। हुआ क्या है कि तेजपुर पे ना आपको एक ब्रिज देखने को मिलता है। तेजपुर पे जो ब्रिज है, ठीक है ना, उस ब्रिज का नाम है, शो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, कालिया भोमरा ब्रिज। क्या नाम है? कालिया भोमरा ब्रिज। वो आपको तेजपुर में देखने को मिलता है। अभी तक हमने 2 ब्रिज देखे थे, आपको याद होगा, भूपेन हजारिका, ठीक है, बोगीबेल ब्रिज और कालिया भोमरा ब्रिज। ये तीसरा ब्रिज जो आपको देखने को मिलता है तेजपुर में। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहानी आती है यहां पर गुवाहाटी पे। गुवाहाटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको गुवाहाटी क्यों बताना चाह रहा हूं, अगर आप मैप पे देखोगे, थोड़ा ध्यान देखना, असम के मैप पे एकदम मिडिल में है। ये देखो, ये वाली जो जगह है एकदम मिडिल में बैठ रहा है असम के। तो आपको ध्यान रखना है लोकेशन वाइज कि जब तेजपुर क्रॉस हो जाता है तब कहीं यहां पर जाके क्या बैठेगा? गुवाहाटी। ये बात आपको ध्यान रख। क्लियर है? चलो अब यहां से हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको क्लियरिटी और ढंग से आएगी। नाउ गुवाहाटी पे एक ब्रिज बैठता है जिसका नाम है सरिया घाट ब्रिज। ठीक है ना, सराय घाट ब्रिज। सराय घाट ब्रिज पहला रेल कम रोड ब्रिज था और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बनाया था, फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज। रेल कम रोड ब्रिज का मतलब क्या है कि ट्रेन भी चल रही है और कार भी चल रही है, दोनों एक साथ जहां चलती हैं उसे कहते हैं फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज। 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। और आपको शायद ना पता हो, 1962 में हमारी वॉर भी हुई थी और उस वॉर के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो चुकी थी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो अब यहां तक की कहानी होगी। अब यहां से हम थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कमांग रिवर के पास पहुंच जाते हो, यहां पर मैं आपको लेकर आता हूं, जैसे ही आप कमांग रिवर के पास पहुंच जाते हो तो काफी जगह खाली बसती है और इस खाली जगह में क्या आता है? आपका गुवाहाटी। ठीक है ना, और जैसे ही गुवाहाटी पास होता है तो आपकी आती है मानस रिवर। अब जैसे ही मानस रिवर आपकी आई तो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि जो मानस रिवर आपकी बैठ रही है, ठीक है ना, ये कहां से आ रही है आपकी। अगर आपको फर्स्ट, चलो मानस रिवर के बारे में 2 मिनट के ओरिजिन में थोड़ी बात बताऊंगा। मैंने आपको ऐसे बताया था कहां से आ रही है, ठीक है, भूटान की तरफ से आ रही है। अब इसके जो मीटिंग पॉइंट है उसका नाम है जोगी गोप्पा। अब ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि भाई यहां से भी कुछ जे से था और सबने 2 मिनट पहले कुछ जे का और पढ़ाया था। अगर याद ना आ रहा हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, वो थी जिया बोरोली रिवर। ठीक है ना, जिया बोरोली रिवर का नाम है और जोगी बोप्पा जगह का नाम है। जोगी बोप्पा क्या नाम है? जगह का नाम है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां से थोड़ा और डिटेल में जरा थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे ही आपकी मानस रिवर आपकी यहां पर आ जाती है, ये मानस रिवर आ गई,
मानस रिवर के तुरंत बाद जो आती है आपकी आती है संकोश रिवर। संकोश रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है उसका नाम क्या है? दुबड़ी। नाउ आपको याद होगा हमारी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी थी वो कहां पर जाके मिलती है? सादे वाली जगह पे, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक एक नेशनल वाटर वे बना दिया गया है, इसका नाम है नेशनल वाटर हाईवे 2। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी आपके। अब यहां से मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। देखो, हमने जितनी भी आपकी ट्रिब्यूटरी थी वो सारी की सारी आपको असम स्टेट में आके देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। सारी की सारी आपको असम स्टेट में आकर देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से यहां पर आके गिर गई, नागालैंड से यहां पर आके गिर गई, मेघालय से यहां पर आके गिर गई, भूटान से यहां पर आके गिर गई, ऐसे आपकी गिरती रहती है। ठीक, अब एक मात्र ऐसी रिवर है जो आपकी सिक्किम से निकलती है और फिर आपकी ब्रह्मपुत्र में आके गिरती है। अब उसे समझना है, सिक्किम से जो हमारी नदी निकलती है उसका नाम है तीस्ता रिवर, ठीक है। और ये बांग्लादेश में जो एंटर करती है तो उस जगह का नाम है रंगपुर। क्या नाम है उसका? रंगपुर। अब जैसे ये रंगपुर में जाकर इससे मिलती है तो यहां पर इसका नया नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का, उसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। बांग्लादेश इसे किस नाम से जानता है? जमुना रिवर, ठीक है ना। अब इससे हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही जमुना रिवर में आगे की तरफ बढ़ता है तो यहां पर गंगा नदी आती है। गंगा नदी बांग्लादेश में आती है, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। गंगा का नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। क्लियर है? अब पद्मा के बाद जैसी ये मिलती है तो जिस जगह पे पद्मा रिवर और जमुना नदी दोनों मिल रही है उसका नाम है गोलकुंडा घाट। क्या नाम है? गोलकुंडा घाट। अब एक रूट और है, यह है ओल्ड ब्रह्मपुत्र का। ये वाला जो पाथ है इसका सूख चुका है तो इसलिए अकाउंटेबल ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको इतना ही रखना है गोलकुंडा घाट वाला। नाउ इसमें हम थोड़ा और डीप पे चलते हैं तो देखने को मिलता है कि जब यहां पर ये पॉइंट मिल चुका है तो एक और पॉइंट आता है कि कोई दूसरी नदी आकर इसमें गिर रही है जिसका नाम है मेघना रिवर। मेघना रिवर जो है आपकी इंडिया से निकल रही है, ठीक है। कहां से निकल रही है? इंडिया से। नाउ जो मेघना रिवर होती है उसका दूसरा नाम जो है वो है बैरक रिवर, ठीक है। और ये जो निकलती है ये आपकी मणिपुर से निकलती है, ठीक है। जगह जो इसके हिल्स का नाम है इसका नाम है मणिपुर हिल्स, ठीक है ना। इसकी जगह का नाम जो है वो भी मणिपुर हिल्स है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो मणिपुर स्टेट से निकलती है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा है। देखो, ये कह रहा है कि जो बैरक रिवर होती है वो हेड स्ट्रीम है ऑफ द मेघना, ठीक है। ये बात मैंने आपको सिखाई कि मेघना को ही बैरक रिवर भी बोल देते हैं, तो उसने उसको बस हेड स्ट्रीम बोल दिया। हेड स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक। और ये कहां से निकल रही है? मेघालय। तो ये गलत जवाब है, मेघालय से निकल रही। कहां से निकल रही है? मणिपुर से। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब आता है दूसरा, ये कह रहा है कि जो घाघर रिवर है वो जो होती है वो सी में नहीं गिरती, वो क्या होती है? राजस्थान में आकर खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ठीक। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। देखो, ये होती है आपकी घाघर। ये जो आपकी ब्लू लाइनें दिखाती है कि नदी जिंदा है, और जैसे ये येलो लाइन दिखाती है इसका मतलब है कि नदी डेड हो चुकी है। नदी क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब अगला आता है ये पुथीमरी एंड मानस। पुथीमरी और मानस जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, दोनों बातें सही है, ठीक है। मानस बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था, और पुथीमरी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई कि पुथीमरी में एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड आपका क्या बैठेगा यहाँ पर? राइट आंसर, ठीक। यही था हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, और तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया तो यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।